अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और यकीनन पूरे मुल्क में सर्दी की एक लहर महसूस की जा रही है। लेकिन कल की हमारी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए हमने देखा कि मुल्क भर में मुजाहरे हुए, परवेज़ मुशर्रफ साहब के खिलाफ जो डेथ सेंटेंस आया है और लोगों में काफ़ी गम और गुस्सा पाया जाता है इस हवाले से, क्योंकि ख़ास तौर पर यहाँ पर बहुत सारे सियासतदान भी और पब्लिक ऑफिस रखने वाले लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि एक शख्स अगर अपनी ज़िंदगी के 40 साल इस वतन की खिदमत में गुजारता है, जिसके अंदर यकीनन 2 जंगें भी शामिल हैं, तो क्या असरात पड़ेंगे अगर आप उन पे हाई ट्रीजन जैसा एक बहुत ही संगीन चार्ज लगाते हैं, यानी संगीन गद्दारी का चार्ज लगाना। इस पे लोगों ने ये भी कहा कि जो सिपाही हैं जो इस वक्त हमारी बॉर्डर्स की, हमारी सरहदों की रखवाली कर रहे हैं, उनके मोराल पे भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा सबसे अहम बात ये, जिस तरह की कल भी हमने फॉर्मर अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब से बात की थी कि फेयर ट्रायल, यहाँ पे बात सिर्फ ये भी नहीं है कि आइन में कोई खुदा न खासा तब्दीली की बात की जा रही है, क्योंकि उसको लोग बहुत ज़्यादा गलत समझते हैं। और मैं समझ रही थी कि कल जब मैंने लोगों को देखा तो बहुत सारे जो हमारे एंकर्स थे वो जज्बाती होकर आइन पाकिस्तान को भी कई दफ़ा अपने उनके कमेंट्स में ऐसा लग रहा था कि अटैक कर रहे हैं या उसकी जो रिस्पेक्ट है, उसकी जो सैंक्टिटी है, उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप आइन में रद्द बदल की भी बात करते हैं, तरामीम की बात करते हैं, उसका एक आपके पास तरीका मौजूद है, उसके लिए आपने किस तरह अमेंडमेंट लानी है, किस तरह बिल पास करना है, वो तमाम कवानीन पाकिस्तान में मौजूद हैं। इस वक्त बात तरमीम करने की नहीं हो रही। अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ आई थिंक इम्पॉर्टेंट टू एवरी पाकिस्तानी एज अ सिटीज़न, यानी बहैसियत पाकिस्तान के शहरी होने के लिए मेरा आइन मेरे लिए मुकद्दम है। और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर केस में उजलत दिखाई जा रही है, या तो इसका डिसीजन शख्सी बुनियादों पर आया है, क्योंकि फेयर ट्रायल के जो कवानीन, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस मलूज़ खातिर रखने चाहिए, उनको नहीं रखा गया। बहरहाल जी, इसमें मजीद भी हम आपसे बात करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान की यूथ क्या सोच रही है, इस तरह की कार्रवाइयों के बारे में, जो हेडलाइंस हमारे सामने आती हैं उसके बारे में क्या कहा जा रहा है। लेकिन अब ज़रा आगे चलते हैं प्रोग्राम में। आपको बताएं कि आज हमारे पास वर्ल्ड राउंड अप भी होगा, लेकिन एक और थॉट, मॉर्निंग थॉट सिद्रा को ज़रूर आती है, और ख़ास तौर पर आज जबकि हम देख रहे हैं कि टेस्ट मैच होने वाला है कराची में। क्योंकि मेरा घर नेशनल स्टेडियम के करीब है तो आज रास्ता थोड़ा तवील भी था, ट्रैफिक जाम थोड़ी ज़्यादा भी थी, तो सोचने का ज़्यादा वक्त मिल गया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट थॉट ये है कि हम अक्सर जब इमोशनल वेलबींग की बात करते हैं, आपकी मेंटल स्टेट की बात करते हैं, और ये कहते हैं कि अपना जहनी सुकून बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, इमोशनल हेल्थ लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो मैं ये सोच रही थी कि वो बाउंड्री, वो लाइन हम कहाँ ड्रॉ करें जब हम किसी को कहते हैं कि वो साबित कदम है और मुश्किलात के सामने उसने हथियार डालकर एक रिश्ते को ख़त्म नहीं किया, बल्कि उस रिश्ते को निभाया है। लेकिन इस रिश्ते को निभाने के चक्कर में अगर आप इमोशनली अब्यूज़ हो रहे हैं, अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, अगर आपका ख्याल नहीं रखा जा रहा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। और यही वो सवाल है जो अक्सर मेरे ख्याल में जब हम मैरिज रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, पर्सनल लाइफ रिलेटेड मामलात को उठाते हैं, तनाव का बायस बनती है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि इंसान को हद्दुल इम्कान एक रिश्ते को निभाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब वो रिश्ता कायम करता है तो उसकी एक तरह से उसके अंदर आपका एक रिस्पेक्ट, एक ट्रस्ट, एक एतमाद का लेवल होता है, आपने एक जिम्मेदारी कबूल की होती है। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर रास्ते में चलते चलते आपको ये महसूस हो और जल्द ही महसूस हो जाए कि इस रिश्ते में पायदारी नहीं हो सकती, इसमें बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं, इसमें मुझे नज़र आ रहा है कि अगले शख्स के साथ मैं निभा नहीं पाऊंगा, तो फिर वो कौन सा पॉइंट होना चाहिए। कुछ लोगों के लिए वो पॉइंट मंगनी होता है, कुछ लोगों के लिए वो पॉइंट निकाह होता है, कुछ लोगों के लिए ये पॉइंट भी होता है कि जी शादी तो हो गई, लेकिन अब शादी के पहले साल ही हमने देख लिया क्योंकि हम साथ नहीं निभा कर सकते, अभी बच्चे नहीं हैं, तो अलहदा हो जाना ज़्यादा आसान है। लेकिन देन अगैन वी मस्ट नॉट ऑल्सो लुक डाउन ऑन पीपल जो शायद ये फैसला शादी के 5 साल बाद, 10 साल बाद, या इवन अब तो ये भी बहुत सारे रिवाज देखने में आ रहे हैं कि बच्चे बड़े हो गए और बच्चों की शादियाँ कर दी और उसके बाद पेरेंट्स ने कहा कि जी ये जो हमने शादी निभाई थी वो इन बच्चों के लिए थी, क्योंकि अब ये इंडिपेंडेंट हो गए, हमारी अलहदगी मेरे ख्याल में इनएविटेबल है और हमें अलग अलग रास्तों पे चले जाना चाहिए। टू ईच हिज ओन, हर एक का अपना रास्ता है। लेकिन आज के लिए मैं आपसे ये सवाल ज़रूर करना चाहती थी कि ये बाउंड्री आप कहाँ पे क्रिएट करेंगे जब आप कहें कि नहीं मैं ये रिश्ता बचाने के लिए कुर्बानी दे रही हूँ, इसके लिए काम कर रही हूँ। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप फील करें कि नहीं इसको निभाने के चक्कर में मुझे ऐसा लगता है मैं अपने आप को खो दूँगी,
होंगी? तो ये वो अहम सवाल है जो हम आपके सामने रखते हैं और ज़रा इसके बारे में सोचने के लिए खूबसूरत नज़ारे भी देखने चाहिए। हमने एक ख़ास रिपोर्ट तैयार की है, जिस तरह कि हमने कहा कि अल्लाह ताला ने हर मौसम में हर वादी को, हर जगह को एक अलग तरह का हुस्न दिया होता है, लेकिन ख़ास तौर पे मौसम सर्दा की जब हम बात करते हैं, जब सर्दियाँ आती हैं और ये पहाड़ खूबसूरत सा ये बर्फ़ का पहनावा ओढ़ लेते हैं, उसके बाद भी इनका जो मंजर है, इसकी जो दिलकशी है, वो काबिल दीद होती है। आइए आपको दिखाते हैं खिदर के हवाले से ये पर्टिकुलर रिपोर्ट और इसकी खूबसूरत नज़ारों से महसूस होते हैं। जी जनाब, नेचर के करीब रहने से आपकी जो ओवरऑल ट्रैंक्विलिटी है, आपका जो सुकून का एहसास है, उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आती है और आप अपने आप को फ्रेश और बहुत पीसफुल महसूस करते हैं। हमारी शहरी ज़िंदगी में, क्योंकि ख़ास तौर पे अगर मैं कराची की बात करूँ, ऐसे नज़ारे हमें देखने को नहीं मिलते। हमें नज़र आती हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और इसके अलावा ट्रैफिक जैम्स और दूसरी मुश्किलात। तो अगर हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर छुट्टी हासिल करके वहाँ चले जाते हैं तो डेफिनेटली इट्स अ ब्रीदर। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि दुनिया के बेहतरीन और सबसे सनद टूरिज्म से रिलेटेड इदारे हैं और अशात हैं, उन्होंने पाकिस्तान को 2020 की नंबर 1 डेस्टिनेशन कहा है। मैं पर्सनली ये फील करती हूँ कि वहाँ पे थोड़ी सी जो हिंड्रेंस हम देखते हैं वो एक्सेसिबिलिटी की है। दिलकश नज़ारे हैं, लेकिन अगर मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहूँ जो कि सीनियर सिटीजन्स हैं, तो मुझे नज़र आ रहा होता है कि 16, 17, 18 घंटे की मुसाफत है बाय रोड। सो आई फील अगर एक वादी को दूसरी वादी से शॉर्ट स्मॉल फ्लाइट से अगर हम कनेक्ट कर पाएँ और छोटे तैयारे इसमें अगर हम चला सकें, इसकी कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी और पाकिस्तान में सयाहत को भी फ़रोग़ मिल सकता है। इसके बारे में भी मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक नज़र ज़रा दुनिया भर पे डालते हैं। आइए देखते हैं व्हाट इज़ अप इन वर्ल्ड राउंड अप। आई थिंक चैरिटी के लिए यानी किसी भी अच्छे काम के लिए अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें एक तो कबाहत नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आई रियली लाइक द फैक्ट कि इंटरनेशनली बड़े क्रिएटिव अंदाज में लोगों को यानी एंटरटेनमेंट के साथ साथ ये कहा जाता है इट्स फॉर अ गुड कॉज। तो आप देख सकते हैं ऑक्सफोर्ड में भी ये बड़ा निराला तरीका उन्होंने निकाला। इट वॉज रियली इंडियरिंग टू सी देम ड्रेस्ड एज एल्सा एंड द फ्रोजन कैरेक्टर्स। लेकिन साथ साथ हमारे इर्द गिर्द भी अब तो लोग इस तरह के मेरे ख्याल में तजुर्बे करने लगे हैं। अगर आप बहुत बड़ी चैरिटीज़ की बात करें और इस पर उनको तनकीद का भी निशाना बनाया जाता है, कहते हैं ये क्या बात हुई, सारे इकट्ठे होके एक बड़ा ग्लैमरस सा और बड़ा फन किस्म का ब्रंच कर रहे हैं और कहा जा रहा है ये अच्छे कॉज के लिए है। भाई, डूइंग थिंग्स फॉर द गुड कॉज डज नॉट मीन कि यू कैन नॉट हैव फन व्हाइल डूइंग दैट। इसीलिए मैं कहती हूँ अभी थोड़े दिनों में जनवरी में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कार्निवल्स किए जाएंगे। ये कार्निवल जैसे कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम वाले अपना करते हैं। आई विल टेल यू द डेट्स ऑफ दैट इन जनवरी और आपने ज़रूर जाना है। इट्स गुड फन और ख़ास तौर पे क्योंकि इसकी जो प्रोसीड्स होती हैं, जो कलेक्शंस होती हैं, वो एक अच्छे कॉज में जाती हैं। सो हैव फन व्हाइल हेल्पिंग द कम्युनिटी, दैट्स द मैसेज टुडे। लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद वापस आएगा रंग खबर और एक्शन का रिएक्शन के साथ। अभी हाल ही में आपने देखा होगा अबरारुल हक साहब का बड़े अरसे यानी एक गैप के बाद गाना रिलीज हुआ चमकीली के नाम से, और इसकी कल मैं वीडियो अपनी अम्मी को भी दिखा रही थी। इट्स अ फन वीडियो बट इट हैज़ अ डिफरेंट मैसेज और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ये थोड़ी सी कंट्रोवर्सी की भी वजह बनी है। क्या कंट्रोवर्सी है और इस पे अबरार क्या कहते हैं वो हमें बताएंगे खुद एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और ज़रा एक नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ पे। वैसे तो हम बात कर रहे थे हालात हाज़रा में, अहम इशू यही है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ जो फैसला आया है उस पर रद्द अमल। आज की आप शायद सुर्खियों में भी देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि इसके बाद पैदा होने वाली जो सूरत हाल है, जो तनाव है, वो मेरे ख्याल में बाइस तशवीश रहा और इसी वजह से उन्होंने अपना कोलालमपुर का जो ट्रिप था, जो उनका दौरा था, उसको मनसूख किया और ख़ुद यहाँ पे मौजूद रहे हैं तो सो दैट दिस कैन बी सॉर्टेड आउट। और उन्होंने बैक करने का फैसला किया है हुकूमत की तरफ से। उन्होंने कहा है कि फेयर ट्रायल होना ज़रूरी है। ज़रा नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ पे। लेट्स टेक अ लुक। किसी कीमत पर मुल्की इस्तेहकाम खराब नहीं होने देंगे, आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का वाज़े पैगाम। कहा मुल्क दुश्मन कुव्वतों को शिकस्त देकर इस्तेहकाम हासिल करेंगे। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप हेडक्वार्टर्स का दौरा, SSD कमांडोज को मुल्क का फख्र करार दिया।
जी जनाब, तो आप देख सकते हैं कि सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है, लेकिन अदारों की जो सरबराहान है, नज़र ये आ रहा है कि हमारी लीडरशिप की मैच्योरिटी के इस तरह की तनाव की सूरत हाल में भी फोकियत जो दी जा रही है वो स्टेबिलिटी और इस्तेहकाम को है, और हमें उम्मीद है कि इसका हल भी हम निकाल पाएंगे। लेकिन ज़रा आगे बढ़ते हैं। जब हम बात कर रहे हैं एक्शन का, रिएक्शन, क्या लोगों का रद्द अमल रहा, ये आपको सुनवाते हैं। पब्लिक ओपिनियन क्या रहा इस फैसले के बारे में। कल हमने जितने भी लोगों से बात की, और ये हम इसमें सेलेक्टिव नहीं हो रहे, एनीबडी एंड एवरीबडी हु वी कुड स्पीक टू, सिवाय हमने ट्विटर पे देखा कि कुछ जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं उनका बयान ये था कि शायद वो इस फैसले से खुश थे, लेकिन जो पॉपुलर राय है, जो अवाम की राय अगर सुनी जाए तो वो इस फैसले को किस निगाह से देख रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारी नज़र में बहुत ही गलत फैसला है ये, और ये फैसला होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये सरासर दुश्मनी है उस शख्स के साथ जिसने इतना इस मुल्क के लिए किया, और जिन्होंने किया है वो इस मुल्क से बाहर भागे हुए, उनको आपने सब कुछ छूट दिया, जाने की इजाज़त दे दी। फ़ायदा उस सूरत में होगा जो सबके साथ इंसाफ बराबर करेंगे। अगर इंसाफ करें तो एक के साथ करें, गरीब के साथ भी वो इंसाफ करें, अमीर के साथ भी वो इंसाफ करें। फौजी कमांडर जिसने 40 साल मुल्क की खिदमत की हो वो गद्दार कैसे हो सकता है? वो गद्दार नहीं हो सकता। ISPR के जो उन्होंने कहा है ना, वो सही कहा है कि फैसला जो है ना जल्दी में किया गया है, इसमें थोड़ा नजरसानी करने की जरूरत थी। फौजी आदमी है, इतने साल तक यहाँ रहा, ये पाकिस्तान का खिदमत किया है, जनरल रहा है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहा, वो कभी गद्दार हो सकता है? जो फैसला मुशर्रफ के साथ हुआ वो तो बहुत ही गलत हुआ, क्योंकि मुशर्रफ की बहुत सी खिदमात है इस मुल्क के लिए, जिसने 40 साल से ज़ायद भी खिदमात अंजाम दी है हमारे मुल्क के लिए किए ना। अभी हम जाने से भी डरते हैं बॉर्डरों में जाने में, वो अपने एक मुल्क के लिए दिफा के लिए खड़े हुए थे। आप मुझे एक बात ये बताते, पाकिस्तान का आर्मी चीफ गद्दार हो सकता है? इसका मतलब है या पूरी फौजी गद्दार हो गई? फिर तो ये तो हो ही नहीं सकता। उसने 2 जंगें लड़ी है भाई, हीरो है वो, और उसके दौर में पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या थी आपको पता है? 9 साल का दौर सुनहरा दौर है पाकिस्तान का। एक फौजी जब कसम लेता है मुल्क के खातिर, 40 साल उसने जो है ना कुर्बानी दी मुल्क के लिए, वो गद्दार कैसे हो गया? अगर अदलिया को फैसला करना भी था तो जो उसने शिक को चेंज किया था उस पे देते ना। गद्दारी का लफ्ज़ जो है ना वो बिल्कुल सरासर गलत है। जो भी फैसला आया आप कुछ कह नहीं सकते। हम लोगों को तो गलत ही लग रहा है कि मुशर्रफ साहब एक बड़े लीडर थे, फिर उन्होंने खाना काबा के लिए जो काम किया वो बहुत अच्छा था, उसको मद्देनजर रखते हुए हम तो कहेंगे बहुत गलत फैसला है ये। जी आप देख सकते हैं पब्लिक ओपिनियन, जो कोई कानून की पेचीदगियों से या आइन की तफसीलात से वाकिफ नहीं भी है, ये है पब्लिक ओपिनियन। परवेज मुशर्रफ इज डेफिनेटली अ हीरो फॉर द पीपल। 2 जंगें, इसके अलावा जो उनकी खिदमात रही एज द हेड ऑफ द स्टेट, वो बहुत अहम रहा, हमारे लिए बड़ा अहम है, और उम्मीद करते हैं, देखिए जी टेस्ट मैच की अपनी ही एक रौनक होती है, एंड लेट्स होप के यू नो थिंग्स विल वर्क आउट इन द बेनिफिट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि पहला जो कदम होता है मोरल का, वो आपका यकीनन टॉस जीतने से ताल्लुक रखता है। टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया है, वेदर काफी क्लियर है, और अब देखते हैं कि आगे मैच में क्या होने वाला है। बट कमिंग बैक टू द स्टोरी दैट वी वर डिस्कसिंग, यहाँ आपको बताते चलें कि परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से जितने भी लोगों से हमने गुफ्तगू की, वो उनको अपना हीरो मानते हैं। जो 9 ईयर्स इकोनॉमी की परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज़बरदस्त था। मेरे ख्याल में ज़्यादातर लोगों को जिस बात पर तकलीफ हुई है, उनके एहसासात मजरूह हुए हैं, वो लफ्ज़ गद्दार के इस्तेमाल करने से। एक फ़ौज के सर, और वो भी एक पॉपुलर लीडर को, यानी जिस तरह मैं कल भी ये जिक्र कर रही थी कि आप उनके पुराने खिताबात जो दुनिया के फोरम पे जाके जहां वो पाकिस्तान फर्स्ट की बात करते थे, पाकिस्तान के वकार की बात करते थे, वो आज भी नौजवान नस्ल को हिम्मत देती है, हौसला देती है, इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है। आई फील कि मैं जिस तरह कही थी कि हमारी नस्ल की अगर बात की जाए, हमारी पॉलिटिकल अवेयरनेस, कॉग्निसेंस ही इस वक्त में आई है जब हमने परवेज मुशर्रफ साहब को मुल्क के सरबराह के रूप में देखा, और जितने हमारे दूसरे सरबराहान थे वो बहुत इनसे एक दूरी बनी रही। आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स पे अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथन इनकी अपनी आइडियोलॉजी थी। ये मेरे ख्याल में एक बड़ी तकलीफ दह बात थी कि शायद वो आगे अपना सियासी करियर परसू नहीं कर पाए, लेकिन अगर बात की जाए जो पैगाम उन्होंने मुल्क के नाम दिया था वो बड़ा अहम था। दूसरी तरफ एक ऐसा खला था, अगर हम देखें उस वक्त के जो पॉलिटिकल फोर्सेस थी वो उसमें स्टेप इन नहीं कर पाई थी। आई फील कि इस जनरेशन ने जिस तरह का पाकिस्तान उस वक्त देखा था, हमारे बहुत सारे मसाइल थे, एवरी वीकेंड वी यूज्ड टू हैव अ बॉम्ब ब्लास्ट एंड एन एक्सप्लोजन, इसके बावजूद भी हम देखते थे कि द लव फॉर द कंट्री वाज देयर एंड पीपल यूज्ड टू वेरी पॉजिटिव ओवरऑल। हमारे साथ मौजूद है गजनफर अली साहब, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं एंड ऑफ कोर्स यूर डिफेंस एनालिस्ट एज वेल। उनसे जानेंगे कि इस सज़ा के सुनाए जाने के बाद एक जो शदीद रद्द अमल आया वो ऑफ कोर्स पाक अफवाज का था, शदीद गम गुस्सा पाया
जाता है लफ्ज़ गद्दार के इस्तेमाल किए जाने पे और उजलत में ये फैसला देने पे, और पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक सेंटिमेंट भी इसी तरफ जा रहा है। गज़नफ़र साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ मौजूद होने का। मुझे बताइएगा कि ये पब्लिक सेंटिमेंट, अभी हमने कुछ पब्लिक ओपिनियन लोगों को भी सुनाया, ये किस तरफ को जा रहा है और आपको क्या लगता है कि अब इस फैसले पर नज़रसानी होगी, क्योंकि आज इसका तफसीली फैसला भी आना है। फौज का जो रद्द अमल है वो तो एक नेचुरल चीज़ है जी, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ ने मुख्तलिफ अपनी सर्विस के दौरान मुख्तलिफ रैंक्स में फ़ौज में 40 साल नौकरी की, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे, वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी रहे, वो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस भी रहे, वो कोर कमांडर 1 कोर भी रहे, तो उन्होंने एक डिव भी कमांड किया। तो नेचुरली जिस तरीक़ाकार से फ़ौज में लोग आगे बढ़ते हैं तो उनके साथ उनके कुछ जूनियर्स होते हैं, कुछ सीनियर होते हैं, कुछ निचले रैंक होते हैं जो उनकी यूनिट्स में, उनके ब्रिगेड्स में, उनके डिवीजन में, उनकी कोर में उनके साथ नौकरी करते हैं, उनको जानते हैं। और परवेज़ मुशर्रफ एक बहुत ही आउटवर्ड, एक बहुत ही फ्रेंडली और वो बहुत जल्दी लोगों में घुल मिल जाने वाले स्ट्रेट किस्म के आदमी हैं जी। और नेचुरली अगर ये रिएक्शन ना आता तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। ये रिएक्शन आना बिल्कुल एक फितरी बात है। गज़नफ़र साहब, लेकिन ये रिएक्शन आए ये तो समझ आता है, लेकिन सेंटिमेंट, जहां मेरे ख्याल में पिछले 12 साल से ये बड़ी कोशिश की गई कि एक कुदरत बढ़ाई जाए और कहा जाए कि नहीं जी ये आमिराना दौर था, ये 9 साल जो भी आप मुल्क की तरक्की और खुशहाली देख रहे थे वो सिर्फ फेरी डस्ट था, ये इल्यूजन था जो आपको दिखाया जा रहा है, दर हकीकत मुल्क के साथ बहुत बुरा किया जा रहा था। ये सेंटिमेंट मेरे ख्याल में 12 साल की तमाम तर सियासी जद्दोजहद के बावजूद ज़ायल नहीं किया जा सका या उसको क्रिएट नहीं किया जा सका, क्योंकि हम देख सकते हैं कि आज भी लोगों के दिलों पे राज करते हैं एंड पीपल कंसिडर हिम टू बी अ हीरो। मुझे ये बताइएगा कि एक जो अभी बयान परवेज़ मुशर्रफ साहब का खुद सामने आया, उन्होंने कहा कि मैंने तो स्पेशल कमीशन को अपना बयान रिकॉर्ड कराने की भी पेशकश की थी, उसको भी नज़रअंदाज किया गया, कानूनी तकाजे कहा जा रहा है कि पूरे नहीं किए गए, इट वॉज नॉट अ फेयर ट्रायल। आपकी नज़र में क्या ये फेयर ट्रायल था? मैं तो या तो किताब से मदद दे सकता हूँ या ले सकता हूँ, जैसे आपसे मैंने पहले अर्ज किया कि वो लोग जो कानून पर गिरफ्त रखते हैं, और कल उसके ऊपर जिस तरह आपके चैनल्स के ऊपर चीज़ें आ रही थी उसमें बड़ी चीज़ें मैंने गौर से देखी। तो उसमें सबसे पहले ये तो चीज़ मैंने आपको बताई कि पाकिस्तान के एक पुराने अटॉर्नी जनरल वो कह रहे थे कि केस बुनियादी तौर पर आर्टिकल 6 में ट्राई हो ही नहीं सकता जी। ये इसका लॉजिक ही नहीं बनता। ये अगर ट्राई होगा तो ये प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑर्डिनेंस 2007 जो है उसके अंदर इस केस को आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरी, और उसके अंदर अगर आप उसको उठा के पढ़ें तो उसमें परवेज़ मुशर्रफ से जो गलती हुई थी, उन्होंने वो प्रोक्लेमेशन ऑर्डिनेंस 2007 जो इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी साइन किया था, वो एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उन्होंने उसका जिक्र किया हुआ। हालांकि प्रेसिडेंट को ये पार हैं, वो प्रेसिडेंट भी थे, तो प्रेसिडेंट के पास ये पार हैं कि वो इमरजेंसी लगा सकते हैं। उसके साथ साथ खालिद रांझा साहब कल एक चैनल पे थे, उन्होंने फरमाया, और वो आपको पता ही है उनकी टेक्निकल और उनकी लीगल नॉलेज का, वो कोई चीज़ गलत कोर्ट कर नहीं सकते। उन्होंने कहा कि जी कोर्ट जो थी ये शॉर्ट ऑर्डर दे ही नहीं सकती थी, इसने हर हाल में तफसीली ऑर्डर जाना करना था। उन्होंने कहा वो 2 घंटे बाद तफसीली फैसला दे, 48 घंटे बाद फैसला दे, दैट विल जस्ट बी अ पाइल ऑफ पेपर्स। तीसरी चीज़ है कि बहुत सारे पाकिस्तान के पंजाब के लॉ सेक्रेटरी रहे हैं, उन्होंने शेख फारूक साहब, उन्होंने कल फरमाया हाँ भी स्प्लिट डिसीजन होता है, या ये किताब में मौजूद है, जब स्प्लिट डिसीजन होता है तो इस किस्म के एब्रोगेशन का कॉन्स्टिट्यूशन में दो अपना सजाएं होती है, एक होती है कैपिटल पनिशमेंट, दूसरी है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो जब स्प्लिट डिसीजन होता है, और जनरल भुट्टो साहब की भी सजा पे यही सवाल उठा कि जब स्प्लिट डिसीजन आता है तो उसमें कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जाती, उसमें आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे लेते हैं। और उसके साथ साथ आपने देखा कल जो अटॉर्नी जनरल ने जो चीजें फरमाई, उन्होंने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ को चांस नहीं दिया गया, और जब भी कहते हैं कि एक्स पार्टी डिसीजन होगा, या आज तो दुनिया बड़ी एडवांस कर गई है। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर साहब अगर पर्टिकुलर गज़नफ़र साहब तो उन्होंने इस्तेमाल की थी इस्तिलाह डिविएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा कि अदलिया आज़ाद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आइन के तकाज़ों से के बियॉन्ड जाकर वो कोई फैसला दे। तो यहाँ पे आइन के और कानूनी तकाज़ों को पूरा करने की ज़रूरत है। मुझे बताइए कि जब हम कहते हैं अदलिया आज़ाद है, एंड दिस इज़ गोइंग टू गेट इनटू अनदर डिबेट, जहाँ आप जिक्र कर रहे थे साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब का भी, उनका भी ये कहना था
कि कोई ख़ास एक तबका है अदलिया का जो शायद हावी होने की कोशिश कर रहा है, तो इसको अब करेक्ट कैसे किया जाएगा? आप क्या समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी इस पर बड़ा वाज़ेह बयान दिया है, व्हाट डू यू सी एज अ वे फॉरवर्ड? अब आगे क्या होने वाला है? देखिए, जब कल DGISPR ने जो कुछ कहा उससे आप गैस कर लें कि उसमें क्या अपना कोहेसिवनेस का तासुर किया। उन्होंने तो अपना इम्प्रेशन जो है बड़ा कैटेगोरिकली दे दिया। फौज की इस वक्त कंपल्शन ये हैं, फौज सिर्फ ये नहीं है कि वो पिंडी में और लाहौर में और फैसलाबाद और कराची और मुल्तान में बैठी हुई है। इस वक्त आपकी कम से कम 60% फौज इज द डिप्लॉयड आर्मी, ऑपरेशनली डिप्लॉयड आर्मी। जी बिल्कुल। वो लोग जो नॉर्थ वजिस्तान, साउथ वजिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे और कश्मीर के बॉर्डर पे और बैठे हुए हैं, वो लोग जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी कुछ फीलिंग्स हैं। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया गजनफर साहब। ना सिर्फ जो पे हिफाजत कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स, बल्कि तमाम ही लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की, प्लस द पीपल ऑफ पाकिस्तान। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी जिंदगी के अगर 40 साल मुल्क की ही बेहतरी में सर्व किए हों, अगर आप उस पर गद्दारी का लेबल लगाते, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात की जा रही है वो हाई ट्रीजन पे एतराजात हैं, और उस पर जाहिर सी बात है कानूनी बैकिंग भी हासिल है, कानूनी चाराजोई भी पूरी नहीं की गई, उसको लाजिम व मलजूम नहीं देखा गया, उसके जो तकाजे हैं उसको पूरा नहीं किया गया, और बात यही की जा रही है। अब एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे। वी हैव अ फ्यू थिंग्स लाइंड अप फॉर यू। हमारे साथ रहिए। मिलो पाकिस्तान भी है, और जिस तरह के हमने कहा कि जी रिएक्शन जबरदस्त आ रहा है इब्रार साहब के नए गाने पे, नए सिंगल पे, इसकी क्या वजह बनी ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद। क्रिएटिव इंस्पिरेशन एक चीज़ होती है, लेकिन फिर क्रिएटिव फ्रीडम की भी बात करनी चाहिए। यानी कौन सी चीज़ें हो सकता है लोगों की हसासियत को या उनकी कल्चरल नॉर्म्स को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दें। हाल ही में हमने देखा कि अब्रार हक साहब का एक नया गाना आया, हमेशा की तरह उनका एक बड़ा फ्रैंक, बड़ा कैंडिड स्टाइल था। एक नया ट्विस्ट है इस गाने में, इसका नाम है जी चमकीली, और इसमें आप देख सकते हैं कि महविश हयात इज फीचर्ड, और ये बड़ा ही मकबूल हो रहा है, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। लेकिन फिर एक कंट्रोवर्सी अभी जो जनरेट हुई है कि किसी ने इसको रिपोर्ट किया है जी, कंप्लेनेंट बने हैं इन द लाहौर हाई कोर्ट, और कहा है कि इसके ऊपर स्टेट ऑर्डर चाहिए, बिकॉज इसके जो लिरिक्स हैं वो उनको समझ नहीं आ रहे, पसंद नहीं आ रहे। इसकी क्या वजह बनी ये हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब्रारुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्रार। और पहले तो ये गाना बड़ा ही ज़बरदस्त पिक्चराइज हुआ है, बड़े अरसे बाद एक पाकिस्तानी म्यूजिक वीडियो देखी, तो ये जो एतराज़ सामने आया है और इस पर लाहौर हाई कोर्ट का, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि आपने इस तरह का एतराज़ फेस किया है। आपका रिएक्शन क्या था जब चमकीली के लिए खास तौर पे आपने सुना कि somebody has become a complainant and gone to the Lahore High Court? जी मैं तो बड़ा हैरान हुआ था कि लोगों के पास कितना फालतू टाइम है कि एक एंटरटेनमेंट के लिए एक गाना जो है वो आया मार्केट में, और चमकीली बारात लेके आ रही है, तो ये चाहते हैं कि बारात वापस चली जाए। और वुमेन एम्पावरमेंट पे अगर मैंने मजाक में कह दिया था तो वो चाह रहे हैं कि अब मर्दानगी जो है वो बड़ी हर्ट हो गई है, तो मेरे लिए तो मजाक का खेज है, ये बात मुझे तो समझ में नहीं आती। और ये तो इससे फायदा ही होता है हमेशा मुझे। पहले ये गाना शादियों में बज रहा है, अब इस कंट्रोवर्सी के बाद और ज्यादा हिट हो जाएगा, तो मुझे तो उसका फायदा ही होगा, मैं समझता हूं। अच्छा, लेकिन आपको पता है कि किस बात पे उनका दरअसल एतराज है? इसके अल्फाज पे है, चमकीली पे है। कुछ लोग कह रहे थे कि जैसे चिड़िया दा चंबा होता है, आपने इसमें कावा दा चंबा का जिक्र कर दिया, उस पर एतराज है। और आपका रिएक्शन क्या था? कुछ लोगों का ये भी मानना है, कुछ हमारे यहाँ होते हैं ना इस तरह के कंट्रोवर्सी पसंद लोग, उन्होंने कहा नहीं जी आप खुद ही दरखास्त दायर करवा देते ताकि गाना और मशहूर हो जाए। आइडिया अच्छा है वैसे, ये के लिए ये किया जा सकता है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। पहले ही बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। अभी मैं हाई कोर्ट में था जब ये इसका मुझे इत्तला मिली, वो रेड क्रिसेंट के मामले पे जो मेरा नोटिफिकेशन चैलेंज हुआ हुआ है, मैं उसको भुगत रहा था। और एक केस मैंने किसी पे किया हुआ, क्योंकि कोक स्टूडियो में जो गाना था उसके ऊपर स्ट्राइक मार के हटा दिया, तो लंदन में मुझे अपने कॉपीराइट्स के लिए करना पड़ रहा है। तो मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि मैं वो करता फिरूं। लेकिन बहरहाल ये है कि कम से कम इस गाने का मुझे तो लगता है कि फायदा ही होगा इस किस्म के केस का। लेकिन अगर इसको स्ट्राइक डाउन करने की कोशिश की गई तो फिर मैं इनके खिलाफ जरूर केस कानूनी कार्रवाई करेंगे। अच्छा अब्रार, आज़ादी का फायदा उठाते हुए, वैसे मेरी आवाज पता नहीं क्यों गड़बड़ा गई है, लेकिन इतनी अच्छी आवाज हमारे पास मौजूद हो तो प्लीज जरा थोड़ा सा चमकीली सुना दें हमें। हो चमकीली बजाई और तू ता चौनी ने
कारजवाई और देखो कैसा जमाना, कैसी रात आई है, चमकीली बारात लेके आप आइए, सारे शहर च दोहाई जय दोहाई पाइए, चमकीली बारात लेके आप आइए, सारे शहर च दोहाई जय दोहाई पाइए। बहुत बहुत शुक्र हमारे साथ मौजूद होने का, और जिस वीडियो ने इतनी धूम मचाई हुई है जिसमें महविश हयात भी आई, आइए आपको थोड़ा सा उसका पोर्शन भी सुनवाते हैं और दिखाते हैं, फिर आगे अपने और नन्हे गुलकारों से भी आपको मिलवाएंगे। लेट्स टेक अ लुक एट चमकीली द वीडियो। दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, ऐसे अच्छे भले हंसते बसते एंटरटेनिंग गाने के ऊपर तनाज़ा खड़ा हो गया। वाकई अबरार की बात बिल्कुल सही है, हमारे पास बड़ा फारिग टाइम होता है कि हम हर चीज़ को बड़ी बारीक बीनी से देखते हैं, हाथी गुजर जाता है उसकी दुम को लेकर बैठ जाते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि एक हमें लगा था कि जैसे ड्राई पीरियड्स आ गया ना, म्यूजिक नहीं बन रहा, सिर्फ कोक स्टूडियो पे हम देख रहे थे कि कवर्स हो रहे थे या एक नए ट्विस्ट के साथ हमारे पुराने फोक या ट्रेडिशनल गानों को पेश किया जा रहा था, बट ओरिजिनल्स उनकी बात ही कुछ और होती है। और पाकिस्तान में जहां हम ड्रामा इंडस्ट्री में देख रहे हैं कि जबरदस्त स्टोरीज आ रही हैं, और एक वक्त वो दोबारा आ गया है जब कहते हैं ना कि नई किस्त आती है तो हर तरफ खामोशी छा जाती है, लोग अपनी सोशल एंगेजमेंट्स को इस हिसाब से तय करते हैं कि नहीं जी एक ड्रामा जो ऐसा है जिसको देखना है, उसकी ताज़ा किस्त देखनी है, चाहे यूट्यूब पे आए या कुछ भी हो, जब एयर हो रही है हमने तभी देखना। और ये बात इसको भी प्रूव करती है कि आज भी हमारे ड्रामों के डायलॉग सुने जाते हैं, परफॉर्मेंसेस को अगर वो स्ट्रॉन्ग हो उसको सराहा जाता है, लेकिन इससे भी बढ़कर ये कि उनका OST यानी जो उनका ओरिजिनल साउंड ट्रैक होता है वो भी मेरे ख्याल में गुलकारों को, म्यूजिशियंस को एक बहुत जबरदस्त ब्रेक देता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मेरे पास तुम हो की जो इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 ड्रामा है, सबसे ज्यादा इसकी व्यूअरशिप है। हम आपको ये दिखाते हैं कि दो बड़े नन्हे हमारे गुलकार फैसलाबाद से, इनकी इस वक्त एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है जब इन बच्चों ने इस साउंड ट्रैक को अपनी आवाज में गाया। इनका नाम है जी आजम अब्बास और हैदर नुमान। सबसे पहले आपको ये क्लिप दिखाते हैं, उसके बाद इनसे बातचीत भी करते हैं। छोटी सी उम्र में बड़े बड़ों को अपना गिरविदा बना लिया, और सबसे बढ़कर ये कि शायद अभी इन लिरिक्स की, इन बोल की समझ भी नहीं है, लेकिन गाया बड़ा जबरदस्त है। हमारे साथ मौजूद हैं आजम अब्बास और हैदर नुमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? इतने छोटे नन्हे मुन्ने से तुम लोग हो, हेडरूम कम भी कर रही हूँ फिर भी तुम लोग छोटे से ही दिख रहे हो उसके अंदर। मुझे ये बताओ आजम और हैदर, ये गाना सुना तो था और मुश्किल भी है गाने में, क्योंकि राहत फतेह अली ने गाया है, कैसे शौक हुआ कि यार हम भी ट्राई करते हैं, और याद कैसे किया इस गाने को? ड्रामा देख देख के हमें याद आया। ड्रामा घर में कौन देखता है? अम्मी देखती है, बहन देखती है, कौन देखता है ये ड्रामा? हम सब भी देखते हैं ड्रामा। सब देखते हैं। अच्छा, इसमें आपका फेवरेट कैरेक्टर रूमी का कैरेक्टर पसंद है, इसमें जो बच्चे का कैरेक्टर है? जी जी बहुत जबरदस्त। मुझे ये बताओ कि इसके बाद तो अब लोगों ने कहा है आप लोगों की आवाज भी बड़ी जबरदस्त है और सुर भी सही उठाए हैं, कोई आगे और गाना गाने की ऑफर आई है या कोई और वीडियो बनाओगे इस तरह की? जी जी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आजम और हैदर हमारे साथ मौजूद होने का। फैसला बच्चे थोड़े घबराए हुए, लेकिन आवाज में बड़ा दम है और वक्त हमारे पास कम था। अभी बढ़ते हैं हम एक ब्रेक की तरफ, लेकिन वापस आएंगे तो जरा यही बात करेंगे। इस वक्त जो हमारे सामने पॉलिटिकल सिचुएशन है, बात यही की जा रही है कि उजलत में फैसला किया गया है। अगर आइन को तोड़ने की बात भी हो या उसकी पामाली की बात भी हो, गद्दारी का इल्जाम एक ऐसी बात है जिसपे पूरी कौम इस वक्त सरापा एहतजाज है, मायूसी छाई हुई है, और खास तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि इसका शॉर्ट ऑर्डर इस तरह रिलीज करने की क्या जरूरत है, तफसीली फैसला आ जाना है। लेकिन इसी तरह हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखते हैं कि जल्दबाजी के फैसले हमें नुकसान में ले जा सकते हैं और हमारे लिए बड़े बड़े नुकसानों का बायस भी बन सकते हैं। इस पे आज हम बात करेंगे। टेलीफोन लाइंस हमारी खुली होंगी। अभी लेते हैं एक छोटा सा न्यूज ब्रेक। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, एंड आज की जो डिस्कशन है वो बड़ी अहम मौजू पे है। ज़िंदगी में हमें कहा जाता है कि सब्र करो, पेशेंस से काम लो, तहम्मुल से काम लो। कभी कभार हमारे लिए चीज़ें जब बहुत एक्साइटिंग होती हैं तो वक्त का दिल चाहता है कि वक्त तेज़ी से गुजर जाए, हमें इंतज़ार ना करना पड़े, जो भी हमारे जहन में है वो फ़ौरन हकीकत बनकर सामने आ जाए। लेकिन अगर आप फैसला जल्दबाजी में लेते हैं तो अमूमन ये फैसले जज्बाती होते हैं। ज़िंदगी के कई ऐसे मोड़ होंगे जहाँ आपको
समझ बूझ कर सहारा लेना चाहिए, इतनी तेज़ी नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन फिर इसके बरक्स कुछ लोगों का ये ख्याल है जो इसके कॉन्ट्ररी सोचते हैं, वो समझते हैं कि जी कुछ लोगों की ट्रेन ही निकल जाती है सिर्फ फैसला करने के इंतज़ार में, यानी वो अपनी इनडिसाइसिवनेस को समझ बूझ का नाम देने की कोशिश करते हैं। व्हाट साइड ऑफ द टेबल आर यू एट, हमें ज़रूर बताइए। नंबर्स आपके सामने हैं। आज के मेहमानों से आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। ऑफ कोर्स इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरमद हक। आप मेंटल हेल्थ काउंसलर हैं। यू आर विद द PRC रिहैबिलिटेशन सेंटर। थैंक यू सो मच सरमद फॉर बीइंग हियर विद अस। और आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं वर्दा शुएब। शी इज ऑफ कोर्स अ स्पीकर, अ मदर, अ होम मेकर एंड एट द सेम टाइम अ सेलिब्रेटेड शेफ। बहुत शुक्रिया वर्दा फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। वर्दा, आपसे अगर पूछा जाए आपका डिसीजन मेकिंग स्टाइल क्या है? डू यू टेक योर टाइम इन मेकिंग अप योर माइंड, या आप आनन फानन कोई अच्छी चीज़ आती है आप कहती हैं चलो भाई बिस्मिल्लाह करते हैं? इट डिपेंड्स हाँ कि सिचुएशन क्या है, डिसीजन किस चीज़ पे लेना है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि I'll take a time like around 2-3 days, जो मुझे लगता है कि नहीं बहुत सोच समझ के किसी से आपको एक ओपिनियन लेना है या मशवरा लेना है, आप एक मशवरा करके फिर आप डिसीजन लें। या बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे लगता है कि नहीं आप फ़ौरन या आप कर सकते हैं इम्प्लीमेंट इसके ऊपर। तो यानी अब दुनिया में हर चीज़ के इतने एक्सपर्ट्स, मेंटर्स, काउंसलर्स मौजूद हैं कि दिल चाहता है कि हो सकता है हमारी अपनी इंफॉर्मेशन किसी चीज़ के बारे में कम हो। सरमद, मिसाल के तौर पे अगर कोई बड़े डिसीजंस होते हैं जिसमें हैवी इन्वेस्टमेंट्स इन्वॉल्व होती है, उसमें आमतौर पे लोग अपनी इंस्टिंक्ट के बजाय एक्सपर्टीज़ पे जाने की कोशिश करते हैं। डू यू थिंक दैट इज़ चेंजिंग? इज़ दैट द राइट वे? आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देखें, एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हम इम्पल्सिव डिसीजंस की जो आप बात कर रही हैं वो ये है कि आपने चेक्स एंड बैलेंसेस थॉट को नहीं दिए। हाँ। अब आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हैं, तो इन्वेस्टमेंट की अगर हम मुल्क की सोसाइटी में देखें, मुल्क से देखें, हमारे मुल्क में सिचुएशन क्या प्रिवेल कर रही है, ऑब्वियसली इट इज़ अ मच बिगर रिस्क व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट। तो आपको थोड़ा सा थॉट प्रोसेस को देना है टाइम। अनसर्टेनिटी प्रिवेल करती है। अच्छा, इसमें आपको क्या लगता है हाउ मच ऑफ द बैलेंस आर मच, जब हम मेंटल हेल्थ के बैलेंस की बात करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं और आपके अपने, यानी एक होता है ना एक शख्स है, नो मैटर हाउ अनसर्टन द बिजनेस एनवायरनमेंट इज, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा था, वो अपनी सिर्फ इंस्टिंक्ट पे काम करता है। और दूसरे वो लोग भी आपने देखे होंगे जो अच्छा हो बुरा हो वो डिसीजन ले ही नहीं पाते, कहीं इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाते। सो हाउ मच ऑफ दिस इज आवर ओन पर्सनैलिटी? इम्पल्सिव डिसीजन जिस तरह अभी वर्दा शेयर कही थी, नॉट ऑल डिसीजंस गेट यू टू जेल, नॉट ऑल डिसीजंस के हम इमीडिएट रिवॉर्ड्स की बात करते हैं इम्पल्सिव डिसीजंस में। इंटरनल फैक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं। हम कहते हैं कि इम्पल्स कंट्रोल उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप खुद एज एन इंडिविजुअल इम्पोर्टेंट। एक्सटर्नल फैक्टर्स में बहुत सारे आपके मुल्क के फैक्टर्स भी आ जाते हैं। अच्छा, चलो फिर इम्पल्सिव पे इंटरनल पे बात कर लेते हैं। वर्दा, अब जैसे कुछ चीज़ें हम सबको पता है, अगर हम में से सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त वेट लूज करने के लिए, हमें पता है अपने मुंह पे जिप लगा लें, बंद कर दें खाना, वेट कम हो जाएगा, ये हमें पता है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। इम्पल्सिवली सामने बिरयानी आ जाए, केक आ जाए तो हम या आप किसी कोई ओकेजन में चले जाएं, किसी वेडिंग में चले जाएं, तो वहाँ पे आप अरे आज से छोड़ो कल सब रिलैक्स हो जाते हैं, सब रिलैक्स हो जाते हैं। और वो आप किसी रेस्टोरेंट चले जाएं, कोई बुफे डिनर पे चले जाएं, तो आप वहाँ पे सब चीज़ भूल जाते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द वे कि आप अपने ऊपर सबसे पहले जो कहते हैं ना कि हमारी आपको नफ्स पे जो काबू पाना, जिसे हम कहते हैं कि आपको पहले अपने ऊपर जो है वो इतना शऊर होना चाहिए कि आप अपनी चीज़ अपने आप को रोक सकें, या आप खुद से पहले डिसीजन ले सकें कि आइदर यू आर टेकिंग द डिसीजन, इज़ इट करेक्ट और नॉट, और या हमें ये इस टाइम पे डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बाज़ डिसीजंस होते हैं जो कि हम कहलाते हैं कि जज्बाती फैसले। आप किसी इमोशनली किसी चीज़ से गुजर रहे हैं, आप इमोशनली जो है वो ब्रेक डाउन हुआ है और आपको बस करना है कि बस अब कुछ भी है ना, चाहे आपका इमोशनल यू नो कोई ब्रेक डाउन हुआ हो, यानी आप एक इनस्टेबल किसी यू नो ग्रीफ की, फियर की, तकलीफ की सिचुएशन में हो, या आपकी नॉर्मल डे लाइफ हो, मैंने कहीं पढ़ा था कि उस पे करना हो कि बस गुस्सा है और आपको रिवेंज उसका चाहिए। मैंने एक जगह पढ़ा था कि अगर आपने अपनी जिंदगी को चेंज करना है, इफ यू वांट अ 180 डिग्री शिफ्ट, चाहे वो बेहतरी की तरफ है, तब्दीली की तरफ है, या जिसको आप तब्दीली समझ रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट हमें खौफ आता है अगर एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड की हम बात कर रहे हैं। सो पीपल से अ गुड लाइफ इज अबाउट टेकिंग स्मॉल डिसीजंस बट डूइंग देम कंसिस्टेंटली, यानी छोटा सा स्टेप रोज करें, लेकिन यही हमसे नहीं हो पाता। इम्पल्सिव, आप अपने आप को इम्पल्सिव समझती हैं वर्दा? I think I told you ना कुछ जगहों पे हमें डिपेंड करता है, बिकॉज व्हाट इज द मोस्ट इम्पल्सिव डिसीजन यू एवर टुक जिसका आपको अब अफसोस भी है कि यार ये तो बड़ा जल्दबाजी का फैसला था?
नहीं, आई डोंट थिंक कि मैंने कोई ऐसा जल्दबाजी का डिसीजन लिया हो जिसपे मुझे रिग्रेट नहीं किया या जल्दबाजी में नहीं लिया? नहीं, मैंने कहा जैसे कि मैं बहुत डिसीजन सोच समझ के लेती हूँ, और अगर जब फिर मैं ले लेती हूँ तो फिर कि अब चलो बस हो गया। अगर कोई गलत डिसीजन आपने ले भी लिया, देन यू रियलाइज कि हाँ मैंने ये कुछ गलती कर ली, तो उसको सही कैसे करना है। अब उसपे के तरीके, गलत डिसीजन तब लिया जाता है जब आपको लगता है कि भाई अब मैंने गलत कर लिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता है, और आप बैठ गए थक हार के। नहीं, अगर आपने गलत डिसीजन, इट्स अबाउट, डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आपने गलत डिसीजन लिया है तो उसको आप सही कैसे करना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आमतौर पे आप ये देखिए कि हम अगर जल्दबाजी का फैसला कर चुके होते हैं और उसके समरात भी भुगत रहे होते हैं, यानी गड़बड़ भी हो गई है, तो आगे पीछे दाएं बाएं जो लोग हैं वो आपको भूलने नहीं देते। सरमद, इज दिस ट्रू इन पाकिस्तान? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो एक ऐसा, अच्छा इसको हम स्टिग्मा तो नहीं, लेकिन वो शुरू से, बचपन से ही जब से छोटे हुए हैं वो सुनते हुए एक चीज आए हैं कि गलती हो जाएगी, गलती हो जाएगी। और फिर एक और बहुत फेमस जो हम सुनते हुए आए हैं कि जल्दी का काम शैतान का होता है। हाँ। तो आपने जल्दी का काम किया, देखा जल्दी का काम किया था और ये हुआ। अच्छा, आपको लगता है कि कई दफा लोग टाइम बाय करने के लिए आपको ना कहने के बजाय आपको थोड़ा, वो 1 साल के बजाय 10 साल हो गया और पढ़ाई छूट गई। सिद्रा, आई फील कि आप मशवरा जरूर करें, अच्छी बात है, करना चाहिए सबसे, लेकिन डिसीजन वो लें जो कि जिसपे आप कॉन्फिडेंट हो, आप श्योर हो कि आप कर सकते हैं, क्योंकि सबसे आप पूछते हैं, सबके अलग अलग राय होती है, लेकिन इन द एंड यू आर द वन हु हैज टू फेस दैट डिसीजन, एंड यू आर द वन हु हैज टू प्रूव इट राइट और रॉन्ग, और यू हैव टू फेस इट। अगर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट। और एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं, फिर वापस आऊंगी। कुछ ऐसे डिसीजंस जो इरिवर्सिबल होते हैं और लोग कहते हैं हम सॉरी जी जल्दी में ले लिया था, और फिर तलाश कर रहे होते हैं रास्ते के किसी तरह इस डिसीजन को रिवर्स कर सकें। केस इन पॉइंट डिवोर्स, अक्सर लोग कहते हैं जी गुस्सा आ गया था उस वक्त, बड़े अग्रेसिव हो गए थे, मुंह से निकल गई बात, तो अब क्या किया जाए, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? राशिद बोल रहा हूँ। जी राशिद साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह की शुक्र, आप लोग ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। गुफ्तगू हो रही है, शुक्रिया। अच्छा, मैं कह रहा था कि फैसला लेने में इतने बंदे को टेंस फ्री होना चाहिए जी। बाद में ये पता चलता है अक्सर ये टेक्निकली कि ये जल्दबाजी में फैसला, जब बंदा फैसला ले रहा है उस वक्त पता ही नहीं चलता कि जल्दबाजी में हम फैसला कर रहे हैं। एक तो ये है, दूसरा ये है कि मैंने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया है, आप लोगों की भी राय लूंगा जी, कि जब इंसान फैसला करता है वो शायद इतना वाइज नहीं होता जब, लेकिन वाइज वही फैसला होता है जो क्लिक कर जाए। सही। बाज़ औकात समटाइम्स ये भी होता है कि मैं ऐसे करता तो ऐसे हो जाता है, वो हालात मैं इसको इस तरह देखती हूँ कि फैसला इंसान को ले लेना चाहिए थोड़ी समझबूझ के बाद, और या तो वो फैसला आपका सक्सेसफुल हो जाएगा या फिर आपको वाइज बना देगा अगर गलत ही हो गया तो। अच्छा, मुझे बताएं कि थोड़ी सी जरा हालात हाजरा पे बात कर लेते हैं। इस वक्त जो फैसला आया है जिसपे शदीद रद्द अमल आ रहा है अवाम का, उनकी दिल आजारी भी हुई है, उन्होंने कहा लफ्ज गद्दार से उनको खास तौर पर प्रॉब्लम है, आपके क्या सेंटिमेंट्स हैं इसके बारे में? ये बहुत बड़ा ब्लेम है, मैं तो इसके मतलब थोड़ा सा अपोज करूंगा इसको। बात ये कि जो बंदा अगर प्रेसिडेंट रहा हो और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, दुनिया ये इसके बारे में थोड़ा सा ये सिनेरियो भी देखना चाहिए कि क्या वो गद्दार था, इतनी अहम पोस्ट पे और सीट पे बैठा हुआ था और अपनी कौम को चला रहा था। थोड़ा सा हमें अपनी ये भी डिग्निटी को भी देखना है आगे कि हमें चीजों को कैसे लेके चलना है। हमने अगर दुनिया में अपना तमाशा खुद बनाना है तो फिर हमें बाहर किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। बहुत शुक्रिया राशिद साहब फॉर दैट थॉट, एंड यू एब्सोल्युटली राइट। कई दफा जो अदलिया के या लोगों के हमारे पास फैसले आते हैं, आप सोचते हैं एक लम्हे के लिए एज अ पाकिस्तानी कि यार दुनिया भर में जो हेडलाइन जारी होगी, कहने को तो एक फैसला है और हो सकता है कि कानूनी तमाम कार्रवाइयों को मलूज़ खातिर रख के किया हो, लेकिन उससे इमेज क्या बन रहा है पाकिस्तान का। आलिया सारिम हमारे साथ मौजूद है लाइन पे, हमारे साथ स्टूडियो में नहीं है, आज उनकी कमी महसूस हो रही है, यहाँ पे उनसे जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया भाभी। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द कॉल। आलिया भाभी, मुझे ये बताइए कि हम जल्दी के फैसलों की बात कर रहे हैं, आपको लगता है ये जो कॉमन नोशन है, मुहावरतन भी कहा जाता है जल्दी का काम शैतान का, तो हर डिसीजन बहुत आराम से लेना चाहिए या कुछ डिसीजंस जल्दी भी ले लें तो कोई मसला नहीं है? जल्दी में वो चीजें करनी चाहिए जिसमें लालच और गुस्सा नहीं हो। अच्छा। फैसला करना इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, फितरतन इंसान जल्दबाज है, लेकिन आपने फैसला करते हुए सिर्फ एक चीज को मलूज़ खातिर रखना है कि क्या फैसला मैं गुस्से की हालत में ले रहा हूँ या किसी लालच की वजह से ले रहा हूँ। जल्दबाजी जो मैं बचा रहा हूँ उसकी वजह क्या है। ये जितना मैंने इसलिए कहा
कि गुस्से की हालत में अमूमन तलाक हो जाती है, जो बहुत जल्दबाजी दिखाते हैं, और लालच में हम क्या करते हैं, बगैर तहकीक के हम रिश्ते के लिए हाँ भी कर देते हैं। कि बहुत अच्छा रिश्ता आ गया, हाथ से ना निकल जाए, फौरन हाँ कर दो। आलिया भाभी, अक्सर हमें ये कहा जाता है और हमारा ईमान भी है कि जो चीज आपके नसीब की है, चाहे वो रिस्क हो, रिश्ता हो, कंपेनियनशिप हो, जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिलेगा। तो फिर क्या हमारी ये जल्दबाजी की क्या वजह बनती है जब हम कहते हैं जी रिश्ता हाथ से निकल जाएगा या फलानी ऑफर हमारे हाथ से निकल जाएगी, अभी फौरन डिसीजन लो वरना ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा? क्योंकि इंसान की फितरत में लालच भी है ना, कि हमें मिल जाए, जबकि एक चीज तय है कि नसीब से ज्यादा और वक्त से पहले नहीं मिलता। बिल्कुल। अभी जो बात है ना कि वक्त से पहले नहीं मिलता, तो हमारी जल्दबाजी उसमें काम नहीं आती। अच्छा, लेकिन अगर ये भी बहुत मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि यही बात है कि फैसले सही और गलत हमारी मर्जी से नहीं होते, वो रब की मर्जी से और हमारे नसीब से हो रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने जैसे मुकद्दर में चीजें, मकामात हमारे हासिल तो रख दिए होते, रास्ते नहीं रखे। अल्लाह ताला ने इंसान को इस तरह से ही आजाद रखा है कि किसी ने जब पूछा था तो जवाब आया था कि एक टांग अपनी ऊपर कर लो, और उसके बाद जब कहा दूसरी टांग ऊपर कर, उसने कहा जी एक टांग ऊपर करके तो मैं एक टांग पर खड़ा रह सकता हूँ, दूसरी टांग ऊपर नहीं कर सकता, फिर मैं गिर जाऊंगा। बस इंसान की हैसियत और उसके फैसले की हैसियत इतनी है, उसका इख्तियार इतना ही है कि वो एक टांग ऊपर कर सकता है, दूसरी नहीं। यानी आधा रास्ते का उसको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया, लेकिन जो उसका मकाम होगा, जो उसकी मंजिल होगी, वो अल्लाह ने पहले से मुतय्यन की है, जो दुआओं से बदल जाती है, आपकी नेकी से बदल जाती है और अल्लाह की करम नवाजी से बदलती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आलिया भाभी हमारे साथ मौजूद होने का। और जिस तरह के आपने कहा कि वाकई फ्री विल में और कुदरत में यही एक, यानी आपको अल्लाह ताला ने यकीनन इख्तियार भी दिया है और आपके पास हिम्मत, मेहनत करने की जुस्तजू भी है, अक्ल और शऊर भी है, लेकिन फिर भी एक जिसको कहना चाहिए ना कि गैबी हाथ भी पीछे है, कि अल्लाह ताला की कुदरत के बगैर, उनके फैसलों के बगैर चीजें नहीं होती, बेशक इंसान कितने भी हाथ पैर मार ले। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, जरा इस बारे में दोबारा बात करेंगे कि रिश्ता जोड़ने का और रिश्ता तोड़ने का, दोनों फैसलों में हमारी अपनी विल कितनी इंपॉर्टेंट होती है और उसमें उजलत क्या क्या काम दिखा देती है, कभी काम बना देती है, कभी बिगाड़ देती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। जी जनाब, वेलकम बैक। रिश्ता जोड़ने और रिश्ता तोड़ने में उजलत या जल्दबाजी क्या काम करती है? कई दफ़ा ये जल्दी माँ बाप दिखाते हैं, कई दफ़ा ये बच्चे यानी जिनका रिश्ता हो रहा है उनकी भी जल्दबाजी, उनकी रजामंदी भी होती है कि बस जल्दी जल्दी कर लें, क्या पता आप लोगों का मूड बदल जाए, तो अब भी ये काम सरअंजाम दे देना चाहिए। अच्छा, ये हद तक हमारी जो स्टोरी टेलिंग है वो भी एक रोल प्ले करती है। आप जितने ड्रामे देख लें, फेरी टेल्स देख लें, रोमांटिक स्टोरीज देख लें, उसमें आप दिखाते हैं कि सडनली यू मीट समबडी और मोहब्बत हो गई, और फिर सडनली ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं कि शादी हो जाती है, वो साथ हो जाते हैं। और पहले ज़माने में बहुत सुना जाता था, आई थिंक मीटिंग अपॉर्चुनिटीज़ कम होती थी, तो लोग इस तरह के रिश्ते को या पसंदीदगी को फ़ौरन वर्दा फॉर्मलाइज करना चाहते थे कि अगर पसंद है तो भाई निकाह करो, एंड दैट्स अबाउट इट। अब हमारे यहाँ लंबी 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 कोर्टशिप्स चल रही हैं, ये इसको आप कैसे देखती हो? आई गेस पहले में और अब में की जनरेशन में जो फ़र्क है, पहले ये था कि चाहे वो आपकी अरेंज मैरिज हो, चाहे वो आपकी लव मैरिज हो, लाइक आपको उस पर करना है। लड़की भी ये कहती थी कि भाई आप कर लिए, मुझे निभानी है, मैंने अपनी पसंद से भी अगर करी है तो जो भी है अब वो मेरा डिसीजन है या मेरा नसीब है, आई हैव टू डू इट। लेकिन अब जो है वो आप कहते हैं ना कि एक अग्रेशन आ गया है आई गेस लोगों की नेचर में, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, अगर गलत कर भी लिया सो व्हाट। अच्छा, बड़ा खतरनाक ट्रेंड है सरमत कि जितनी जल्दी शादियां हो रही हैं और पहले जी मोहब्बत और खानदान में लड़ाई करके, खानदान में एहतजाज को करके शादी की और फिर शादी चलती भी नहीं है, वो जितनी जल्दी हुई थी उतनी जल्दी खत्म भी हो जाती है। इस ट्रेंड को आप कैसे देख रहे हैं? वो जिस तरह अभी आपने बात की कि हम अभी पिछले सेगमेंट में जो बात कर रहे थे कि दिमाग का या डिसीजन मेकिंग का जिस तरह इस्तेमाल है, तो दिल भी अल्लाह ताला ने दिया। सो बहुत जगह ऐसे भी होता है कि हम दिल की सुनते हैं, दिमाग की नहीं सुनते। बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन होते हैं जो दिल और दिमाग दोनों की, अगर कोई दिल बात बोल रहा है तो दिमाग से उसका फैसला। लेकिन कहते हैं ना इमोशंस आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन लॉजिक, इमोशंस तो हमेशा ज्यादा पावरफुल होते हैं। बिल्कुल, अब देखें कि स्टूडेंट लाइफ में ये इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं, पीक पे होते हैं। उस वक्त दिमाग डेवलप कर रहा होता है, उस वक्त मैच्योरिटी आ रही होती है, तो उस वक्त हम देखते हैं इंपल्सिव डिसीजन बहुत ज्यादा है कि अगर एक चीज हुई है और पसंद आ रही है तो
गो अहेड विद इट, और वहीं से ये स्टोरीज कई दफा शुरू भी हो जाती हैं। जिस तरह अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे, जिस तरह आपने कहा मूवीज में भी, हमारे मीडिया में भी, हमारे ड्रामाज में भी ये चीज ज्यादा दिखाई जाती है। बहुत सारे लोग अवेयरनेस की कम की वजह से दिल की ज्यादा सुन लेते हैं। अच्छा, और इसकी वजह से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। वर्दा, अभी आप किसी से मिले हैं, जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, आपने खुद ही स्टोरी अपने जहन में बना ली कि दिस इज द पर्सन, और उसको कास्ट कर लिया हीरो के रोल में। और फिर आपने कहा कि अब तुम्हें मुझसे मिलते हुए 2 महीने हो गए, तो रिश्ता कब भेज रहे हो? मुझे अच्छा, एक अटैचमेंट जैसे नेचुरली एक अंडरस्टूड सी बात है, इट्स अ ह्यूमन नेचर। अगर आप किसी कोई भी शख्स है, चाहे आदर फीमेल और मेल, आप उससे रेगुलर बेसिस पे मिलेंगे, साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो यू गेट यूज्ड टू ऑफ दैट पर्सन। एक किस्म की अटैचमेंट हो जाती है, जिसको आजकल जो है वो एक दूसरे लेवल पे लिया लेकिन वर्दा, पता है एक मैंने बड़ा मीम, मैं अकेली बैठी हुई थी और ये मीम मेरी स्क्रीन पे आया और मैं अकेली जोर जोर से हंस रही थी। उसमें लिखा हुआ था कि अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मेरे थैंक यू पे वेलकम क्यों कहा? तो यानी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का ये हाल है, जब आपके जहन में सिर्फ आप एक स्नाइपर बने होते हैं और एक ही आपका हदफ है कि मुझे शादी करनी है, तो आप हर एक को उस नजर से भी देख रहे हैं। ये पता है, शादी करनी आई थिंक आजकल ये ज्यादा है कि एक आपकी एक लव स्टोरी की देखें, जैसा भी हमने बात करी पहले कि फेरी टेल स्टोरीज बचपन से ही जो है वो आपके माइंड में डेवलप होती हैं, चाहे वो कोई भी आप किसी कोई भी इस पे बात करते हैं कब ये फेरी टेल हॉरर स्टोरी बनती है। हमारे साथ हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं समद खान बात कर रहा हूँ कराची से। समद साहब, मुझे बताइए कि कोई ऐसा फैसला जो आपने जल्दबाजी में किया हो जिसपे आपको पछतावा फेस करना पड़ा हो? देखें, अमूमन तो काफ़ी ऐसे फैसले होते हैं, लेकिन अमूमन ज़िंदगी में जैसे अक्सर लोगों के साथ मोहब्बत और शादी के मामलात में जी तो लोग जज्बाती फैसले कर जाते हैं। और यहाँ पे मुझे ऑस्कर वाइल्ड के 2 कोट्स याद आ रहे थे कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जी बिल्कुल। उन्होंने मोहब्बत के बारे में पहले तो कहा कि लव इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन 2 फूल्स। बिल्कुल, मैं इनसे 100% अग्री करती हूँ जी। और फिर शादी के बारे में वो एक जगह कहते हैं कि मैरिज इज द ट्रायम्फ ऑफ इमेजिनेशन ओवर इंटेलिजेंस, whereas second marriage is the triumph of hope over experience. अच्छा, आप इस मरहले में कहाँ पे अभी, होप ओवर एक्सपीरियंस या अदरवाइज? समवेयर इन बिटवीन आप कह सकते हैं। समवेयर इन बिटवीन। मुझे ये बताएं कि इतने आपके सख्त और वैसे तो आपने सेंस ऑफ ह्यूमर में इसको लिया है, लेकिन वाकई यू फील के शादी का फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता, इसको बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये एक ऐसा डिसीजन है जो आपको उम्र भर आपका इसका इम्पैक्ट होता है। अच्छा। और इसको बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। अच्छा, इम्पल्सिव डिवोर्सेस के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि वही मैं अपने पैनलिस्ट से डिस्कस करना चाहती थी कि चले शादी ब्याह के मामले में तो क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी कल्चरली फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारे मराहिल होते हैं, लेकिन डिवोर्स में कभी कभार चीजें इस नहज पे 2 लोगों के बीच में चली जाती हैं कि अचानक से मामला एस्केलेट किया और गुस्से में तलाक दे दी गई। इस मामले को आप कैसे कहेंगे और देखते हैं? देखिए, ये भी इसका ताल्लुक भी इंसान की अपनी शख्सियत से ही है। अगर वो बगैर सोचे समझे इंस्टिंक्टिवली फैसले कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे आजकल जो सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है, अक्सर उससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है हमारी ज़िंदगी में, तो ये फैसले भी अक्सर होते हैं जिसके बाद में पछताना पड़ता है। बहुत शुक्रिया सरमद कॉल करने का, लेकिन इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं सरमद एंड वर्दा, बिकॉज यू बोथ इंटरैक्ट विद सो मेनी पीपल। जिस चीज़ को हम उजलत की या इम्पल्सिव डिवोर्स कह रहे हैं, क्या वो वाकई इम्पल्सिव डिवोर्स है, या आपको लगता है कि बहुत पहले चीज़ें इस तरह बिगड़ती चली जा रही होती है कि शख्स ने ऑलरेडी जहन बना लिया होता है, वो ट्रिगर रेडी होता है कि कोई चीज़ ने ट्रिगर किया एंड दराम से एक चीज़ हो गई? आपका क्या इस पे तज्जिया? आई थिंक ये कॉलर जो हमारे साथ अभी थे, उन्होंने बहुत एक अच्छी बात की एंड में, जब आपने उनसे सवाल किया कि और उन्होंने जवाब दिया कि शख्सियत से भी इस चीज़ का बहुत ताल्लुक है। हम इन चीज़ों को भूल रहे हैं कि इम्पल्सिव डिसीजन और इम्पल्सिव बिहेवियर्स बहुत सारी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में भी है। फॉर एग्जांपल बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, आपके इमोशंस इतने हाई आप फील करते हो कि आपको हर चीज़ आपको ट्रिगर करती है। सही। बाइपोलर, हाँ। आपके मूड स्विंग्स, कभी आप एक्सट्रीम हाई पे हो, मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ आपके साथ बहुत अच्छी बातें, और जब मैं यहाँ से बाहर निकला हूँ तो कोई और मुझे मिला तो मैं उसके एक्सट्रीम लो पे हूँ। So I'm into mood swings and we are so disconnected with our own moods कि हमें पता भी नहीं होता कि हमारे साथ हमें नहीं पता होता। डिस्कनेक्शन की बात पर्सनालिटी से आई,
सही शख्सियत से आई। और जब उस वक्त भी हम उस इवेंट से जो उस वक्त कमरे के बीच में एक मियाँ बीवी के बीच में उस चारदीवारी में हो रहा है, हम इतने डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कि हम इम्पल्सिवली एक्ट करते हैं और जो मर्जी। अच्छा, इसी पे पर्सनालिटीज पे बात करते हुए बरदा सरमद, आपने जैसे कहा कि जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज होती हैं, जो बड़ी सेल्फिश पर्सनालिटीज होती हैं, उनके साथ तो आप मैं आज सुबह भी मैंने गुफ्तगू का आगाज इसी बात से किया, बड़ी एक थिन लाइन है बिटवीन कि मैं एक रिश्ता निभा रही हूँ और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं ले रही और उसको पूरा अपना 100% दे रही हूँ, बट एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग इमोशनली अब्यूज्ड। यानी आपका कहीं ना कहीं नुकसान तो हो रहा है ना, आपको जाइब्स तो मिल रही हैं, आप अपनी तरफ से बड़ी स्ट्रांग बन के इस वक्त को गुजारी। जैसे हमारे यहाँ बुजुर्ग हमेशा बच्चियों को यही मशवरा देते हैं ना वर्दा, कि थोड़ा अरसा खामोशी से गुजार लो, चीज़ें सही हो जाएंगी, लेकिन देयर इज़ अ प्राइस दैट यू पेइंग। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज़ में अगर आपने गलत डिसीजन लिया भी है, इनकी एक जो बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होता है कि दे विल नेवर टेक द ओनरशिप ऑफ इट, ब्लेम ये दुनिया ने किया है मेरे साथ। ऐसा वरदा आपने किसी ऐसे से कभी पाला पड़ा? हाँ जी, मेरा बिल्कुल पड़ा है ऐसा से। नहीं, एक दो लोग हैं जिन्होंने फ्रेंड्स में ही कहूँगी कि हैं शादी कर ली, बचपन की मोहब्बत और बड़े होके पता चला कि क्या है। एंड देन एक ये केस था, और एक मेरे अंकल आंटी हैं जिनकी फैमिली में अरेंज मैरिज हुई थी, एंड उनका वही जैसे पर्सनालिटीज़ की बात आती है, मैं कहूँगी जैसे ड्यूअल पर्सनालिटी जिसे हम कहते हैं ना, कि एक रूम के अंदर विद अ वाइफ ही वाज कम्प्लीटली अ डिफरेंट पर्सन, कि यू कैन नॉट इवन बिलीव कि नहीं यार ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकती ये चीज़ कि ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आप उनके बारे में बात करें। और वही बंदा बाहर उसकी ऐसी पर्सनालिटी, क्या कहेंगे, उससे बेहतरीन शख्स दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। और तभी वो जो बेचारा विक्टिम होता है ना, उसकी कोई सुनता नहीं है, कोई उस पर यकीन करने को तैयार नहीं होता। एग्जैक्टली, तो वहाँ पे फिर आप ये कहते हैं कि नहीं है तुम में कुछ मसला होगा। टू द पॉइंट के शुरू में वो विक्टिम भी, मुझे बड़ा याद आ रहा है वो ड्रामा अभी सनम का आया था खास, एग्जैक्टली, व्हेन शी वाज एक्चुअली टेलिंग पीपल कि उसके साथ हो रहा है, पहले वो खुद सेल्फ डाउट में चली गई कि यार मेरे साथ हो भी रहा है या नहीं, एवरीबॉडी थिंक्स दैट ही इज सच अ ग्रेट गाय, तो शायद मुझ में कोई प्रॉब्लम है कि मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है या समझ नहीं आ रहा है। एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिद्रा कैसी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आया, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। दोनों मेहमानों को सलाम हो, वर्दा को स्पेशल सलाम हो। देखिए, बात यह है कि इंसान को जिंदगी में जल्दबाजी में फैसले नहीं करने चाहिए, लेकिन इसकी अपनी अपनी तबीयत के मुताबिक। एटलीस्ट मैंने अपनी शादी का जो फैसला है सोच समझ किया, वरना मैं ज्यादातर फैसले बहुत जल्दी में कर लेता हूँ। अच्छा यार, आपसे ना अक्सर हम पेरेंटिंग पे भी बात करते हैं, तो मुझे बताएं, अभी हम कह रहे हैं कि भाई जैसे ही बड़े हो जाओ तो बड़े समझदार हो जाओ, आराम से फैसले लो। छोटे बच्चे की जो हम घर में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, उस वक्त तो हम उसको हर वक्त जल्दबाजी, बेटा जल्दी खाना खाओ, बेटा जल्दी होमवर्क करो, बेटा तुमने अभी तक जल्दी से स्वेटर क्यों नहीं पहना है, तुमने जल्दी से मोजे क्यों नहीं पहने। तो जिंदगी भर तो उसकी ट्रेनिंग जल्दी जल्दी की होती है, फिर उसको कहते हैं आप उसकी मिजाज में ठहराओ भी हो। ये कहाँ से आए? देखिए, ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि हमारी ये हम भूल जाते हैं कि ये जो हमारी ट्रेनिंग है इसकी तबीयत साजी, इसकी किरदार साजी का हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल। तो हमें बच्चों को टाइम की पंक्चुअलिटी सिखानी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि जल्दी करें और एक काम अधूरा करके दूसरा काम कर लें। तो ये एक हमारी ट्रेनिंग का जरूरी बात है। लेकिन देखिए, मैं बात जो कहना चाहूंगा ना, कि हमारे यहाँ जो आपने शादी और तलाक की, मैं तो एक तलाक से बात करना चाहूंगा कि देखिए, जब आप इस तरह के बड़े फैसले करते हैं तो आपको चाहिए कि सोच समझ के करें, लेकिन ये जरूर सोचें कि आपने मशवरा किससे करना है। अगर आपने गलत आदमी से मशवरा किया तो आप गलत फैसला करते हैं। तो जिंदगी में जब भी कोई इंपॉर्टेंट फैसले करें तो थोड़े अपना कूल डाउन करें और उन लोगों से मशवरे करें जो आप समझते हैं आपके सिंसेयर हैं, उन लोगों से। आपकी ही बात को आगे बढ़ाते हुए थैंक यू सो मच याया फॉर दिस। फैसले आप मशवरा बेशक करें, और अगर आपने किसी की बात माननी है ये भी आपका अपना डिसीजन है, लेकिन जो भी फैसला लें फिर उसको 100% ओन करें। अगर वो फैसला बिगड़ जाए या उसके सम्राट या उसके जो कंक्लूजन है वो आपकी मर्जी के मुताबिक ना निकले, तो उस वक्त ये ना कह रहे हैं तो अम्मी ने कहलवा दिया था, ये तो अब्बू ने करवा दिया था। जैसे मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों से मिलती हूँ सरमद, जो कहते हैं कि जी हमने तो डॉक्टर बनना था, अब्बू ने हमें अकाउंटेंसी में। भाई आपने लिया ना डिसीजन, होल हार्टेडली उसको एक्सेप्ट करो, फिर करो उसको, गिव इट योर 100%। लेकिन ये जो पछतावे वाली गेम है ये ज्यादा देर नहीं चलती। अगर पेरेंटिंग की बात हो रही थी अभी के बच्चों में, आई थिंक वी शुड कैटेगराइज दीज थिंग्स कि अगर हम काम जल्दी जल्दी करने के लिए कह रहे हैं तो वो उसके एक्शंस उस तरह से लाइक उसको हैबिचुअल बनाए कि यू हैव टू बी एक्टिव। लेकिन वेदर इट कम्स विद द डिसीजन, तो आपको बच्चे को उसी वक्त, आई थिंक ये पेरेंटिंग में ही बात डालनी चाहिए कि
आपने अब डिसीजन लेना, यू हैव टू थिंक अबाउट इट फर्स्ट। नो बट थिंक अबाउट इट दिस वे वर्दा, हमारे साथ अगर 2 बच्चे किसी सुपरमार्केट में जाते हैं और हमने कहा कि अच्छा एवरीबडी इज अलाउड टू बाय 1 टॉय, तो आप बाय डिफॉल्ट उस बच्चे की तारीफ करते हैं जिसने झटपट डिसीजन ले लिया कि मुझे ये खिलौना चाहिए। वो जो दूसरा बेचारा देख रहा है, ढूंढ रहा है कि अभी मेरी क्या पसंद का है, सरबत वी ऑलवेज से ओहो ये देखो ये अभी तक सोच ही रहा है। बिल्कुल आपने बिल्कुल आपने सही बात की। और मैं आपके कॉलर से भी जो याया अभी इन्होंने भी बहुत अच्छी बात की पेरेंटिंग और ट्रेनिंग से। अब ट्रेनिंग कहाँ से आ रही है बच्चे के लिए? पेरेंट्स से। अब एक चीज ये है कि मेरा बच्चा बड़ा हो के डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, और एक चीज ये है कि मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा बड़ा होके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और बच्चे को बोला जाए कि तुम अपना फैसला when you decide that is your choice। तो उसको दिमाग में rather than वो एक घर से पुश, वो आएगा कि मुझे इतनी मेच्योरिटी और इतना वे बैलेंस मिला है। और कभी कभार इसमें मोरालिटी भी आ जाती है। आई मेट दिस यंग जेंटलमैन, 16-17 साल का बच्चा है, वेरी गुड इन हिज स्टडीज, लेकिन उससे पहले ऑफ कोर्स ही इज आल्सो हाफिज कुरान माशाल्लाह, लेकिन कुरान मिसाल के तौर पे हिफ्ज करने का फैसला पेरेंट्स लेते हैं और बच्चे की उस वक्त उसमें एक तरह से मर्जी शामिल नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे कर लेते हैं और ये बहुत एजाज़ की बात होती है, ना सिर्फ उस बच्चे के लिए बल्कि उस ख़ानदान के लिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप जब उसको प्रेशराइज कर रहे होते हैं तो कभी कभार बच्चों को ये फील होता है कि ये किसी और का फैसला है जो उन पर मुसल्लत कर दिया गया। सो दैट इज समथिंग यू नीड टू बी माइंडफुल ऑफ। और छोटे छोटे एक्शन से आप बच्चे की किरदार साजी कर रहे हैं। यही बात कि जल्दी करो, जल्दी करने वाले को आप अप्रिशिएट करते हैं। योर माइंड हैज टू बी क्विक। और बड़ा अच्छा डिस्टिंक्शन वर्दा ने किया है कि एक्टिव होने में और डिसीजन जल्दी लेने में फर्क है ना। लेकिन ये पेरेंट्स के, आप सही कह रही हैं कि मिस्टेक होती है कि अब मेरे 2 बच्चों मेरे साथ अक्सर होता है ना। मेरी बेटी जो है वो बहुत सोच समझ के टॉय उठाती है और मेरा बेटा फटाफट बस मैं ये वाली कार भी ले लूं, फिर बाद में जाएगा मैं वो वाली भी लूं, तो फिर उसके बाद आपसे बार्गेन करता होगा मम्मा मैं दोनों ले लूं। तो ये होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं कहूँ देखो उसने अभी तक टॉय ले ली, तुम अभी तक सोच रहे हो, दिस इज द रॉन्ग थिंग। यहाँ पे आपको करना चाहिए क्यों, अब आप एक डिसीजन लो, बाजी भी तो चूज कर रही है ना, वो उसको जो लेना है वो एक ले रही है, अब आप भी इन दोनों में से चूज करो आपको क्या लेना है। सो ही शुड रियलाइज कि अच्छा मैं पहले सब देख ये ओवरऑल हमारा बाय द वे ये एक किसी शख्स का नहीं, जैसे बच्चों के साथ नहीं, हमने सबने टाइम को इतना बड़ा हवा बना लिया है। आप देखें, आप किसी सर्विस के लिए जाएं, बेचारा अगर कोई शख्स अपना पहला मोबाइल खरीदने जा रहा है, वो 4-5 मॉडल्स को अगर कंपेयर करता है, दुकानदार झुंझुलाहट का शिकार। आप सैलून चले जाएं, आप 2 दफा मशवरा करें या यू वांट योर क्वेश्चंस आंसर्ड, वो आपसे गुस्से में आ जाता है। आप यहाँ तक कि अपनी बीमारी लेके डॉक्टर के पास जाएं, वो आपके 2 सिम्टम सुनने के बाद कहता है हाँ पता है वायरस है, बहुत फैला हुआ है, ये दवाई ले लो। अरे भाई कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है, तो अ पर्सन फील्स आई एम बीइंग रश्ड थ्रू माय ओन लाइफ। और ये आपकी बात से कंटिन्यू करूंगा, बहुत आपने अच्छी बात की कि हम इस प्रोफेशन में हम कहते हैं कि हेल्प दी नहीं जाती, हेल्प मांगी जाती है। तो इफ यू आर कंफ्यूज समवेयर, और मैं ऑडियंस के लिए भी जो ये शो देख रही हैं, क्योंकि हमने अभी हेल्प पे बात नहीं की है, आप आइडेंटिफाई करें आपको क्या ट्रिगर करता है उस इम्पल्सिव एक्शन के लिए, उस इम्पल्सिव डिसीजन के लिए आइडेंटिफाई करें, हेल्प मांगे। एंड अच्छा, एक इम्पल्सिव डिसीजन तो हम सारे लेते हैं ना। हर महीने जब क्रेडिट कार्ड का बिल आता है तो मैं कहती हूँ बस ऐसी की तैसी, अब इसकी लिमिट जो भी हो, मेरा बजट ये है, लेकिन हर महीने वो बजट ऊपर जाता है। सो दिस इज व्हाट वी डू एज इम्पल्सिव बायर्स ऑल द टाइम। ये भी जल्दी के डिसीजन है जी, जिसका महीने के आखिर में बिल भरना पड़ता है तो फिर पता चलता है। बल्कि कॉलर से पहले हमारे साथ मौजूद है हमारी सबकी फेवरेट मिसेस खान, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, मैं बड़े शौक से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, सुन रही हूँ। थैंक यू सो मच मिसेस खान, इट मींस सो मच टू मी। टॉपिक आपने दिया है एंड व्हाटएवर यू आर सेइंग, ये बिल्कुल सही बातें आप कर रही हैं। एक इम्पल्सिव बाइंग की और एक जल्दी करो और कोई हमारा सुनने को तैयार नहीं। कहीं भी आप चले जाएं तो आप 1 से 2 बातें करेंगी, तीसरी बात करेंगी तो लोग चिड़चिड़े हो जाएंगे और आपको सवालात के जवाब देने में हिचकिचाएंगे। ये बात 100%। मिसेस खान, मुझे ये बताइए कि खुसूसन आपके शोबे में जब आप मैच मेकिंग कर रही होती हैं तो उसमें तो खास तौर पे कहा जाता है कि भाई इस तरह के कई अब तो सर्कमस्टांसेस आते हैं, लड़का है छुट्टियों में आया है, बस यही 1 हफ्ता है, इसी में हमने लड़की पसंद भी करनी है, निकाह भी करना है, उसका पेपर वर्क भी शुरू करवाना है। ऐसी जो जल्दबाजी दिखा रहे होते हैं, आपको क्या हिंट आती, क्या वाइब आती है इस तरह लोगों से? आपको पता है जब बच्चों ने आना होता है, उनकी माएँ 2 महीने पहले से ही मेरे पास आ जाती है एंड दे स्टार्ट हंटिंग फॉर गर्ल्स, दे स्टार्ट लुकिंग फॉर गर्ल्स। वो 10-12 लड़कियां
चूज कर लेती हैं एक दो महीने कि अगर इट्स नॉट दिस देन दिस, इट्स नॉट दिस देन दिस, पहले पूल में आ जाती है वो। इतने ऑप्शंस होते हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती, उनके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं। वो लड़कियां पहले से ही देखती हैं कि बच्चे ने इस तारीख को, अब देखें आ रहे हैं ना बच्चे, मिसेस खान आप बिल्कुल सही कह रही हैं, देखनी शुरू कर दी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर आपको इस पे हिचकिचाहट फील हो ना, यानी बहैसियत फैमिली आप कहें कि भाई अभी तो लड़का आया है, जरा समझने दें, हम इतनी जल्दी निकाह नहीं कर सकते, आपने जरा सी ये बात कही, आगे से लड़के की माँ ने कहना कोई मसला नहीं है, आपको ये एक्सेप्टेबल नहीं है कंडीशंस, हमें कोई और मिल जाएगा, और उनको मिल भी जाता है, उसी एक हफ्ते में वो निकाह भी करा देती हैं अपने बेटे का। क्योंकि अभी एक बच्चा लंदन से भी अभी कल उनकी माँ से बात हुई, वो अभी कह रही मुझे तुम 2-4 नंबर और दे दो ना मिसेस खान, मैं 2-4 और देख कर रख लूं। और एक जगह तो उसने एक किस्म की बात डन की हुई है जी, वो कह रही है उस जैसी मुझे प्यारी और जितनी टॉल खूबसूरत है मिसेस खान। ऐसे लोगों को जो एक तरह से बात कहीं पे सेमी डन भी कर चुके होते हैं, जबान दे चुके होते हैं, लेकिन साथ साथ हंटिंग भी कर रहे हैं, ये अनएथिकल नहीं है आपके ख्याल में? वहाँ एक बच्ची को जुबान दी हुई है, क्लिफ्टन में रहती है, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, बट उनको तो सारे सब बाग दिखा दिए हुए हैं और बच्चा बड़ा लायक है, उसके फर्म है उधर। तो अब ये है कि वो कहती है अगर मिसेस खान ने बीच कुछ हुआ तो फौरन मेरे पास कोई और ऑल्टरनेट होना चाहिए। वाओ वाओ, ये कोई बैकअप या ये स्टेफनी टायर की तरह इस तरह ऐसा लगता है डील कर रहे हैं। बट थैंक यू सो मच मिसेस खान फॉर बीइंग हियर। और मेरे ख्याल में आपके तवज्जुह से लोगों को ये मैसेज है कि अगर यू नो जैसे अंग्रेजी में एक मुहावरा है कि डोंट बी एन ऑप्शन फॉर समवन हु ट्रीट्स यू लाइक एन ऑप्शन। आप उसकी मुश्किल आसान करें, आप उस शॉर्टलिस्टेड पूल में से निकल जाएं, लेकिन कई दफा तो ये आपको पता भी नहीं होता कि अगला आपसे कैसे डील कर रहा है। एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैडम कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैडम जावेद बात कर रहा हूँ, अबड़ो, जावेद इकबाल अबड़ो से 20 जी जी जी, क्या कहेंगे सर? मैडम मैं ये कहता हूँ कि शादी की जो होती है ना, वो इंसान का मतलब जिंदगी भर का साथ निभाना पड़ता है इंसान का। तो ये फैसला इंसान को कभी भी जल्दबाजी भी नहीं करना चाहिए और सोच समझ करके। और जो हमारा माशरा है ना पाकिस्तान का जी, उसमें हम खवातीन की राय नहीं लेते हैं। सही। कबूल लफ्ज़ है वो सबको बोलना पड़ता है ना, तो उसमें अगले की भी राय का एहतराम करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्रू साहब कॉल करने के लिए। खवातीन की राय भी उतनी ही अहम है, शादी के फैसले जल्दबाजी में नहीं करने चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फैसले हैं। हमने एक तरह से टीजर तमाम ही चीज़ों का लेने की कोशिश की। सरमत, व्हाट अबाउट कारोबारी फैसले? जैसे अभी हम थोड़ी देर में बात कर रहे थे, एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना पड़ रहा है, ब्रेक से वापस आते तो इसको कंटिन्यू करते हैं कि प्रोफेशनली अगर किसी से गलत डिसीजन होता है, गुस्से में जाके रेजिग्नेशन दे दिया, अगली जॉब आपके पास नहीं है, या गुस्से में बहुत बड़ा कारोबारी नुकसान कर लिया, इस पे भी बात करनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसका भी असर उतना ही आपकी फैमिली लाइफ पे, आपकी पर्सनल वेलबींग पे पड़ता है। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। जहाँ बहुत सारी चीज़ों से ख़वातीन परेशान रहती हैं, एक बड़ी कॉमन परेशानी उनकी ये होती है, अगर आप कुछ ख़ास लोगों से बात करें, कि जी हमारे पार्टनर्स, हमारे हस्बैंड्स, हमारे भाई कहीं टिक कर काम नहीं करते, बहुत ज़्यादा जॉब हॉपिंग करते हैं, फैसला भी किसी को ज्वाइन करने का बड़ा जल्दी कर लेते हैं और फिर उस नौकरी को ख़त्म करने का, उस कारोबार को चेंज करने का, उस जगह से नौकरी अपनी छोड़ के आगे बढ़ जाने में भी बड़ी जल्दबाजी दिखाते हैं। इसका भी एक स्ट्रेस है, एक ट्रॉमा है, एक इम्पैक्ट है जो आपकी फैमिली लाइफ पे पड़ रहा है। ये कौन सी पर्सनालिटीज होती हैं जो इस बात पे बड़ा गुरूर करती हैं कि जी हम तो जी जेब में इस्तीफा लेकर घूमते हैं, हमसे किसी ने उल्टी सीधी बात की, हम वहीं पे इस्तीफा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे? सरमत, अक्सर इनके पास कोई बैकअप प्लान भी नहीं होता। हमने पिछले सेगमेंट में बात की थी बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की। हम लोगों को पता नहीं होता, लेकिन हम में से काफियों का ये होता है। ट्रिगर है, जरा सी बात इज अ ट्रिगर। हम उस वक्त वे और बैलेंसेस अपने दिमाग में चेक नहीं करते, हम कोई थॉट प्रोसेस नहीं रखते हैं, हम इमीडिएट एक्शन लेते हैं और हम उस जॉब से या उस काम से या उस इवेंट से अपने आप को डिटैच कर लेते हैं। इसकी वजह क्या देखती हो वर्दा, क्यों? मुझे पर्सनली लगता है कि आपकी पर्सनालिटी इशू है, लाइक आपका ईगो आपको ट्रिगर करता है। इसमें मैं ये कहूँगी कि वहाँ पे आप नहीं सोचते कि आपके पीछे फैमिली है या आपके साथ इसके कॉन्सिक्वेंस जो होंगे वो आपको सिर्फ आपको अकेले को नहीं, आपकी पूरी फैमिली को
फेस करने पड़ेंगे, उस वक्त आपकी सिर्फ ईगो होती है कि बस अच्छा ये मुझसे कह दिया तो जी ये नहीं जी इस्तीफा। वही ये भी नहीं सोचते कि आपकी फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटीज है। एग्जैक्टली वही मैंने कहा कि पूरी फैमिली पीछे है, या जो भी से कॉन्सिक्वेंसेस है सिर्फ आपको अकेले को नहीं, पूरी फैमिली को या जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनको फेस करने पड़ते हैं। अच्छा, एक हमेशा कहा जाता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा इस तरह टेम्परामेंटल होते हैं, इट इज़ बेसिकली अ क्राई फॉर हेल्प। लेकिन यहाँ पे तीनों प्रोफेशनल्स हम बैठे हैं, आपको बता दें कि इस वक्त भी और हमेशा भी जॉब्स मार्केट की सिचुएशन ऐसी है, या टीम में जब आप रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाए ना तो इंसान काम नहीं कर सकता। अगर आपने रिस्पेक्टफुली अपनी जगह को, अपने ओहदे को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ये इज्जत नहीं दी कि वहाँ आपने आराम से बैठकर अपने ग्रीवियंसेस शेयर किए हों, उसका हल निकालने की कोशिश किया, आपने आनन फानन फैसला लिया, इस्तीफा पटक के आ गए, उसके बाद सरमत क्या कोई आपका बॉस या टीम कोई आपसे बात करता है? नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हम ब्रेक में भी ये चीज थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे। आप किसी के बगैर काम नहीं रुकता है। काम हैज टू मूव ऑन। अगर कोई इफेक्ट होता है तो वो आप खुद हो जाते हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इमीडिएट रिवॉर्ड देख रहे होते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म आपका बहुत इफेक्ट हो रहा होता है ऐसी डिसीजन। यानी छोड़ के जाने वाला ही समझ रहे तो कोई मनाएगा, कोई वैलिडेट करेगा कि बड़ा अच्छा काम किया। उसके अलावा दूसरी बात ये भी सोचते हैं लोग कि अच्छा मेरे बाद पता चलेगा ना कितने, अगर कोई सपोज मार्केटिंग का है कोई बंदा तो पता चलेगा कितना बिजनेस आ रहा है, मैं तो इतना लाता था, अब देखो ना इतना बिजनेस आ रहा है। आप छोड़ के चले गए, लेकिन जितना उनको मिलना है वो तो आपको कितना टाइम वो लॉस बेयर करेंगे, थोड़ा बहुत कम 1 मंथ 2 मंथ, लेकिन फिर उसके बाद फिर चल ही जाती है चीजें। एक शारजा से हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम सोफिया है और मैं शारजा से बात कर रही हूँ। हाँ जी, बताइए। हम देखते रहते हैं आपका प्रोग्राम, लेकिन इत्तेफाक से आज मैं घर पे थी, आई वर्क, तो मैंने कहा कि मैं आपको कॉल करूं। थैंक यू सो मच। आप जो टॉपिक डिस्कस कर रही हैं जल्दबाजी, जी, इसमें आई जस्ट वांट टू पुट इन के इंसान को जब शादी करनी चाहिए स्पेसिफिकली, तो उसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बहुत सोच समझ के, बहुत हर जाविये पे पहलू डाल करके इंसान को अपनी जिंदगी का साथी चुनना चाहिए। और बेहतर है कि हम अपने बच्चों को बचपन से एजुकेट करें कि बेटा या बेटी, देखो बेटा तुमने अपना फैसला लेना है, तुमको इंडिपेंडेंट करें, rather we put our choices on them. सही। The second thing which you're talking about the job, yes, I do agree. लोग अपने आप को समझते हैं कि वो जॉब छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। The people don't care. You have to put your worth. Yes, बिल्कुल सही कह रही है। यानी लोगों का काम नहीं रुकता, और खास तौर पे मेरे ख्याल में गुफ्तगू की, बातचीत की, चीजों को सॉर्ट आउट करने की गुंजाइश ही नहीं बचती जब आपने फैसला सुना दिया कि मैं इस्तीफा देके या छोड़ के जाना चाहता हूँ। अगर तो आपने चीजों को एड्रेस करना है तो पहले उनको टेबल कीजिए। जी, तो प्लीज, और मुझे बस यही कहना है कि हर जिंदगी के हर लेवल पे, हर चीज पे, हर रिश्ते में, हर जगह रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। चाहे वो जिंदगी का मामला हो, चाहे वो हुकूमत का मामला हो, चाहे वो कोई भी, अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एंड आई वांट टू कन्वे दिस मैसेज थ्रू योर प्रोग्राम कि प्लीज पाकिस्तानी गवर्नमेंट, हम सफर करते हैं, जो बाहर रहते हैं, हमारे रिस्पेक्ट का कुछ ख्याल करें एंड लेट अस लिव विद अ हेड हाई rather than feeling ashamed on ourselves. Absolutely. I think that was the most important call for today. Thank you so much ma'am for calling in. Overseas Pakistanis अपने मुल्क के बारे में एक बहुत ही नरम गोशा रखते हैं, और हम शायद एहसास भी नहीं कर सकते कि जो हमारे जरिए यानी मीडिया के जरिए उन तक खबरें पहुंचती हैं, हेडलाइंस पहुंचती हैं, जिस तरह की पूरी दुनिया का मीडिया हेडलाइंस पाकिस्तान के बारे में लिखता है, इट रियली डज अफेक्ट देम। और वही हम बात कर रहे थे कि जल्दबाजी का फैसला आज आना है जी, उसका तफसीली फैसला, लेकिन पहले ही 2 दिन से जिस तरह की बात की गई, पब्लिक सेंटिमेंट की, लोगों के जज्बात की दिल आजारी हुई है। यकीनन गद्दारी एक बहुत बड़ा, यानी हाई ट्रीजन एक बहुत बड़ा चार्ज होता है, वो भी एक फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के, जो कि पीपल्स फेवरेट भी रहे हैं। यानी अभी भी आप देख सकते हैं जब हमने लोगों से बात की, सो पीपल रियली लव हिम, एंड यू नो उनको ये बात हजम नहीं हो रही कि इतना बड़ा चार्ज उनके अगेंस्ट लगा दिया गया। I personally love him, seriously. I am a big fan of General Pervez Musharraf साहब, and I really condemn that कि किस तरह से आप एक आर्मी चीफ ऑफिसर को, वो पर्सन जो कि बॉर्डर पे एक दो जंगों में वॉर विक्ट्री रही है, उसके ऊपर आप इतना बड़ा चार्ज डालें, जिन्होंने पाकिस्तान यानी कराची को स्पेशली मैं कहूँगी पाकिस्तान को जब उन्होंने संभाला और कहाँ से कहाँ पहुँचाया। अगर जो लोग इस चीज़ को बहुत डिटेल में देखें, जो हम आजकल बात करते हैं हमारे स्टॉक एक्सचेंज की या हमारी इकोनॉमी की, आप उस
वक्त में देखें कि इकॉनमी को कहाँ से कहाँ पहुँचाया गया था, और उसके बाद भी अगर आप ये वर्ड ऐसे बंदे के साथ इस्तेमाल करें तो आई थिंक एक लफ्ज़ ही होता है ना। अभी हम जितनी बात कर रहे हैं जल्दबाजी के फैसले की, चाहे वो आपके निकाह का कबूले हो, चाहे आपका तलाकनामा हो, या फिर इस तरह का लफ्ज़ जिसमें हमने कह रहे हैं कि हाई ट्रीजन या गद्दारी को कई दफ़ा जल्दबाजी में ना सिर्फ फैसला बल्कि जल्दबाजी में इस्तेमाल किए हुए चार्जेस, अल्फाज, जैसे हम कहते हैं ना कि इफ़ यू हिट अ पर्सन शायद वो जख्म भर जाता है, लेकिन जल्दबाजी में गुस्से में अदा किए हुए अल्फाज उसको आप रिवर्स नहीं ले सकते। सरमद 2 दिन से 3 दिन से मैं पॉलिटिक्स में तो यहाँ नहीं जाना चाहता, लेकिन 2 दिन से 3 दिन से जो न्यूज़ जब से ये फैसला आया, अब मैंने पहले सेगमेंट में शेयर किया था, आपके एज एन इंडिविजुअल, एज ए नेशन और फिर एज ए कंट्री आपकी मेंटल स्टेट क्या है। गम, गुस्सा, उसकी वजह से कारोबार अफेक्ट, पीपल आर फर्दर अपनी डिसीजंस आगे नहीं ले सक रहे हैं, गवर्नमेंट अनसर्टन क्या करना है क्या नहीं करना, उधर आर्मी, सो इट्स अ लॉट। पूरी ये चीज़ एक फैसला जो कि इम्पल्सिव अगर हो जाए या एक गलत फैसला हो जाए, किस तरह वो एज अ कंट्री, एज अ नेशन को भी इफेक्ट करता है। जैसे कंट्री यानी लीगल सिस्टम की अगर बात की जाए तो इम्पल्सिव तो नहीं, लेकिन उजलत या शख्सी बुनियादों पे इसलिए लिया हुआ क्योंकि अब कानून के माहिरीन ये कह रहे हैं कि कई कानूनी तकाज़ों को इसमें पूरा नहीं किया गया था। इट वाज नॉट अ फेयर ट्रायल। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस तरह के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इट वाज अ ट्रायल इन एब्सेंशिया, यानी इतनी अगर आपने कैपिटल पनिशमेंट देनी है, मुद्दई या मुलजिम वहाँ पे मौजूद ही नहीं है, उसको अपना बयान रिकॉर्ड कराने का हक ही नहीं है। सो these are questions that people are raising. But coming back to our larger subject, सरमद, जल्दबाजी, अगर जैसे हम कहते हैं ना कि 3 स्टेप्स मैंने तो पढ़े हैं कि अगर कोई इमोशनल ट्रिगर आए, पहले तो ये कि 3 गहरी सांसें, जिसको बेली ब्रेथ्स कहा जाता है, 3 गहरी सांसें लें। दूसरा, जैसे वर्दा अभी बात कर रही थी, ईगो, आपकी अना वाकई आपके लिए कई चीज़ों को बहुत ब्लो अप करके, यानी जैसे कहा ना कि ओहो मुझसे ऐसे कैसे बात कर ली, एक रिएक्शन देती है। सो रियलाइज जब आप ये 3 गहरी सांसें लेंगे कि ये आपका ईगो या आपकी अना बोल रही है, तो उससे बकायदा हो गया काम डाउन, तुम जरा आराम से बैठो, मैं डिसीजन लेती हूँ। आई गेस आपको अपना मुंह धो लेना चाहिए, मैं तो कहती हूँ कि ज्यादातर आपको थोड़ा अपना फेस वॉश करें, ताकि जो गुस्सा आपके ऊपर एक तारी हुआ हुआ या एक ईगो आपके ऊपर है, वो थोड़ा सा आपका माइंड रिलैक्स हो गया। अच्छा यार मैं थोड़ा सा रिलैक्स। अगर आप वही अभी जैसे आलिया भाभी कह रही थी कि गुस्से या लालच की हालत में, इट्स नॉट अबाउट के डिसीजन, उजलत में डिसीजन जब कहा जाता है ना, इट्स नॉट कि उसमें आपने डिसाइड करने में टाइम कितना लिया, क्योंकि यहाँ जब जल्दबाजी का फैसला शादी, तो लोग शायद तस्वुर में ही लेके आ रहे हैं कि 1 हफ्ते में रिश्ता आया था, झटपट मंगनी और शादी हो गई। नो, समटाइम्स आप एक रिश्ते को कंसिडर कर रहे होते हैं महीने 1.5 महीने, और आपको सही चीजें नहीं लग रही होती, और आपको घर वालों का प्रेशर यही होता है कि भाई अब तो डिसीजन ले ही लो। सो इट्स नॉट रियली द टाइम, इट्स अबाउट द स्टेट ऑफ माइंड दैट यू आर इन। आप कई अच्छे डिसीजंस क्विकली भी ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में हैं, आप अपनी जिंदगी से खुश हैं, सुकून से हैं, आपको कोई तकलीफ या उस तरह की उजलत नहीं है। व्हाट डू यू से सर? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल। अगर आप एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में हैं, आपका फैसला ज्यादा चांस है कि एक थॉट प्रोसेस से गुजर के मैच्योरिटी से आएगा। रिश्तों की हम बात कर रहे हैं, अपने रिश्ते का जो फैसला लेना है वो 1 साल की आउटकम के लिए लेना है, 2 साल की आउटकम, आपने पूरी जिंदगी के लिए लेना है। सो ऑब्वियसली यू हैव टू पुट इन थोड़ी मैच्योरिटी, थोड़ा थॉट प्रोसेस, थोड़ा हर एंगल से देखना, जैसे हम कहते हैं स्ट्राइक अ बैलेंस। यस, और सबसे पहले डिसीजन ये नहीं लेना कि ये शख्स को मैंने कबूल करना है, डिसीजन आपने सबसे पहले ये लेना है क्या मैं इस जिम्मेदारी और इस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार हूं या नहीं। कई लोगों को ये तो पता होता है, आप इवैल्यूएट अगले बंदे को कर रहे होते हैं, ये मेरे साथ चलेगा या नहीं चलेगा। आप खुद देखिए कि आर यू सीकिंग अ रिलेशनशिप, a marriage, a companionship, or just a convenience कि ये मेरे साथ अच्छी लगेगी। That's about it. That's all that you're looking for. एक लास्ट कॉलर हमारे साथ हैं आज के प्रोग्राम के, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मैं जुल्फ़िकार बात कर रहा हूँ, और मुझसे आपसे ये बात करनी पूछनी है जी, बहुत जरूरी बन रही, क्योंकि मेरा कुछ थोड़ा सा फैसला एक आध दिन में होने वाला है। जी जी, मेरा बेटे का मामला है, और वो ये है कि वो अगर मैं उनसे ये कहता हूँ, मैंने अपने बेटे की शादी रखी हुई थी, सेम डेट ले ली, मैंने अपनी तारीख सेट कर दी जी, बिल्कुल। एक मसला ये था कि मैंने दूसरे बेटे की भी उसी पर रख दी, सही, उस पर वो ये कहते हैं कि नहीं ये आप दूसरे बेटे की कभी भी नहीं रख सकते, जबकि मैंने दोनों के दिन अलग अलग रखे, और दोनों की बारात भी अलग, वलीमा भी अलग, मगर वो कहते हैं कि नहीं हमारे रायचे में और हमारे चांद सितारों में ये नहीं आता कि हमारी बेटी के साथ दूसरा बेटा भी शामिल हो जाए। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो लड़की वाले इतने सख्त क्यों बन रहे हैं कि अगर मैं अपने दूसरे बेटे का कोई काम करना चाहता हूँ और वो नहीं करने दे रहे, तो मैंने कहा आप लोग अपनी